प्यारे बच्चों, आज हम एनटीए का जो अभ्यास टेस्ट है उसमें से कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं तुम्हारे लिए, जो कि इकोलॉजी और इवोल्यूशन से रिलेटेड हैं। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट से छुपे हुए हैं जिनकी मदद से तुम आने वाले नीट के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो हम लोग शुरू करते हैं इकोलॉजी और इवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि नीट के, जो कि एनटीए के अभ्यास टेस्ट में पूछे गए हैं। नीट एनटीए अभ्यास टेस्ट में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। लाइकेंस आर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एज दे। कहता लाइकेंस जो है वो इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखना, किस लिए कैसे पूछ रहा है। लाइकेंस जो इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, क्यों इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, क्योंकि वो एयर को प्योरीफाई करते हैं। प्योरीफाई कहां करते हैं, वो तो SO2 सेंसिटिव होते हैं। लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेंस SO2 सेंसिटिव होते हैं। अगर किसी एनवायरनमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है तो लाइकेंस वहां से गायब होने लग जाते हैं। ये तो हो नहीं सकता। दूसरा देखते हैं, आर पाइनियर्स ऑफ बैरन रॉक्स। पाइनियर्स ऑफ बैरन रॉक्स हैं। देखो ये हो सकता है, अभी बताते हैं। इकोलॉजिकली पूछा है, ये क्यों हो सकता है, जरा देखो। देखो रॉक्स पे सक्सेशन तुमने पढ़ा होगा। मान लो ये रॉक है, चट्टान है, पहले से कोई भी पौधे यहां पर मौजूद नहीं हैं। सबसे पहले यहां पर इस रॉक के ऊपर आते हैं लाइकेंस। लाइकेंस आते हैं सबसे पहले। लाइकेंस होते हैं पाइनियर्स। रॉक के ऊपर जहां पहले से कोई पौधा नहीं मौजूद है, सबसे पहले पौधे आते हैं लाइकेंस। लाइकेंस क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं। जो मॉडिफाइड एनवायरनमेंट है वो लाइकेन के लिए अच्छा नहीं रह पाता, लेकिन मॉसेस और फर्न्स के लिए अच्छा हो जाता है। तो लाइकेंस कम होने लग जाते हैं, मॉसेस और फर्न्स बढ़ने लग जाते हैं। मॉसेस और फर्न्स जो होते हैं ये एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं, और जो मॉडिफाइड एनवायरनमेंट है वो मॉसेस और फर्न्स के लिए अच्छा नहीं रह पाता है, लेकिन अच्छा हो जाता है हर्ब्स के लिए। तो मॉसेस और फर्न्स कम होने लग जाएंगे और हर्ब्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, हर्ब्स आ जाते हैं। हर्ब्स एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं। जो मॉडिफाइड एनवायरनमेंट है वो हर्ब्स के लिए अच्छा नहीं रह पाता है, श्रब्स के लिए अच्छा हो जाता है। तो हर्ब्स कम होने लग जाते हैं, क्या आने लग जाते हैं, श्रब्स आने लग जाते हैं। श्रब्स एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं, और जो मॉडिफाइड एनवायरनमेंट है वो श्रब के लिए अच्छा नहीं रह पाता, लेकिन ट्रीज के लिए अच्छा हो जाता है। तो श्रब्स कम होने लग जाते हैं। ट्रीज का मतलब होता है मीजोफाइट्स। ट्रीज का मतलब मीजोफाइट्स। ये तुमने देखा, एक रॉक के ऊपर सबसे पहले लाइकेन है, लाइकेन के बाद मॉसेस एंड फर्न्स आए, फिर हर्ब्स आए, श्रब्स आए और ट्रीज आए। एक निश्चित जगह पर समय के अनुसार, एक डेफिनेट प्लेस पर क्रोनोलॉजिकल समय के अनुसार एक कम्युनिटी का जाना और दूसरी कम्युनिटी का आना, इसको हम सक्सेशन कहते हैं। अब चूंकि ये सक्सेशन रॉक्स के ऊपर हुआ, चट्टानों के ऊपर हुआ, जहां पर पहले से कोई पौधे नहीं थे, तो ये प्राइमरी सक्सेशन है। क्या है ये, प्राइमरी सक्सेशन। अगर मान लो जंगल है, जंगल में आग लग जाती है, सारे पौधे जल जाते हैं, दोबारा से फिर से पौधे शुरू होते हैं, तो ये सेकेंडरी सक्सेशन कहलाता है। सेकेंडरी सक्सेशन मॉसेस और फर्न से शुरू होता है, लाइकेंस उसमें नहीं होते। तो प्राइमरी सक्सेशन की शुरुआत किससे होती है, लाइकेन से होती है। ये इस प्राइमरी सक्सेशन की शुरुआत लाइकेन से हो रही है। कहां पर, रॉक्स क्योंकि ड्राई कंडीशन है, रॉक्स पे ड्राई कंडीशंस होती हैं। इसको हम कहते हैं जीरो सीयर या जीरार्च कहते हैं। इसको जीरो सीरी या जीरो सीयर या जीरार्च कहते हैं। तो लाइकेंस आर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एज दे आर पाइनियर्स ऑफ बैरन रॉक। सबसे पहले लाइकेंस आते हैं बैरन रॉक्स पे। सबसे पहले कौन है, लाइकेंस। लाइकेंस होते हैं पाइनियर्स। क्या ये है पाइनियर्स। जो सबसे बाद में आते हैं उनको कहते हैं क्लाइमेक्स। क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। लाइकेंस कहलाती है पाइनियर कम्युनिटी या पाइनियर्स, और ट्रीज यानी मीजोफाइट, ये कहलाते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ध्यान रखना। तो लाइकेंस ने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया था। जो मॉडिफाइड एनवायरनमेंट था वो लाइकेंस के लिए अच्छा नहीं रहा। यानी एक कम्युनिटी जो एनवायरनमेंट तैयार कर रही है बेटा, वो वही एनवायरनमेंट उस कम्युनिटी को गायब कर दे रहा है। लाइकेंस ने जो वातावरण बनाया था वो लाइकेंस के लिए ही अच्छा नहीं हो पाता। इसे कहते हैं, इसमें ध्यान रखना, लाइकेंस ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में कैसा रिलेशन है,
रेसिप्रोकल है। कैसा है? उल्टा रिलेशन होता है। जो एनवायरमेंट कम्युनिटीज तैयार करती हैं वही उनके लिए घातक साबित होता है। तो ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट के बीच में कैसा रिलेशन होता है? रेसिप्रोकल होता है, ये ध्यान रखना। थर्ड देखते हैं, आर सिम्बियोट्स ऑफ एल्गी एंड फंजाई। देखो लाइकेंस जो होते हैं, एल्गी और फंजाई का सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, ये सही है, लेकिन यहां पर इकोलॉजिकली पूछा गया तो ये सही नहीं होगा। इकोलॉजिकली ये सही नहीं है। वैसे तो सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है, लाइकेन के अंदर एल्गी और फंजाई पाए जाते हैं, एल्गी और फंजाई एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। लास्ट देखते हैं, आर एसोसिएटेड विद माइकोराइजल रूट। अरे माइकोराइजा किस चीज का एसोसिएशन है? यहां पर लाइकेन थोड़ी ना होते हैं, माइकोराइजा में फंजाई होते हैं प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट, इसके एसोसिएशन को कहते हैं रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो ये ध्यान रखना बेटा। इकोलॉजिकली लाइकेंस इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि लाइनियर्स जो होते हैं वो पाइनियर्स होते हैं। पाइनियर्स कहां होते हैं? बैरन रॉक, नग्न चट्टान के ऊपर, जहां पहले से कोई पौधे नहीं थे। ये प्राइमरी सक्सेशन है और सेकेंडरी सक्सेशन लाइकेन से नहीं शुरू होता। जंगल में आग लग गई, दोबारा से पौधे आएंगे तो यहां से आएंगे, लाइकेन से नहीं। लेकिन सक्सेशन कहीं से शुरू हो, सक्सेशन जब पानी में शुरू हो, यह भी ध्यान रखना बेटा, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। तो सक्सेशन कहीं पर भी शुरू हो, एंड होगा ट्रीज के ऊपर। एंड कहां होता है? एंड ट्रीज या मीजोफाइट, यानी क्लाइमैक्स कम्युनिटी सेम होती है। तो लाइकेन से शुरू हुआ, जाके खत्म हुआ, ट्रीज पे खत्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन। देखो ये सारे यहां पर क्या दे रखे हैं? ये सब एप्स दे रखे हैं। देखो मंकीज और एप्स में क्या अंतर है? मंकीज और एप्स में टेल का अंतर होता है। मंकीज में टेल होती, पूंछ होती है, और एप्स में पूंछ नहीं होती। देखो एप्स जो होते हैं, इसमें जो है, जो गिब्बन है ये वाला, ये छोटे साइज का है, ये स्मॉल होता है, और ये तीन जो होते हैं लार्ज हैं। क्या है? ये लार्ज हैं। इसमें ह्यूमन बीइंग के सबसे करीबी कौन है? ये सब एप्स हैं। क्या है? ये एप्स हैं। इनमें ह्यूमन बीइंग के सबसे करीबी चिंपैंजी होते हैं। कहते हैं 99% डीएनए जो है ये इनका हमारा सेम होता है। चिंपैंजी और ह्यूमन बीइंग का 99% डीएनए सेम होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, न्यूजीलैंड के लोगों ने कहा था कि चिंपैंजी में भी ह्यूमन बीइंग की तरह इमोशंस होते हैं, वो हंसते हैं, रोते हैं, अंदर से दर्द महसूस करते हैं। तो जैसे ह्यूमन राइट दिए गए हैं, वैसे ही चिंपैंजी को भी राइट मिलना चाहिए बेटा। ऐसा भी कहा गया, उसके लिए आंदोलन भी किया गया। चिंपैंजी जो होते हैं ह्यूमन बीइंग के सबसे करीबी रिश्तेदार है, ध्यान रखना। इंडिया में केवल एक ही एप हमको मिलता है और वो आसाम में है, ये गिब्बन। आसाम के नेशनल पार्क में ये हमको गिब्बन मिलता है। इंडिया में यही केवल एक एप मिलता है, सॉरी, गिब्बन है वो। तो ध्यान रखना, हमारे सबसे करीबी कौन है? चिंपैंजी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रेजेंट पोल्यूटेड वाटर इज। देखो अगर वाटर पोल्यूटेड है बेटा, ध्यान रखना, अगर वाटर पोल्यूटेड है तो उसके अंदर क्या होगा? पोल्यूटेड वाटर में ये सारी चीजें हो सकती हैं। पोल्यूटेड वाटर में ई कोलाई हो सकता है, पोल्यूटेड वाटर में ई कोलाई होगा, ईस्चेरिशिया कोलाई। ये ई कोलाई पोल्यूटेड वाटर में कहां से आता है? हमारे सीवेज से आता है। तो अगर किसी पानी के अंदर ई कोलाई है तो समझ जाना बेटा, द वाटर इज पोल्यूटेड विद सीवेज। सीवेज मल से पोल्यूटेड है हमारे, क्योंकि हमारे पेट के अंदर से गया है वो। तो अगर कोई पानी के अंदर सीवेज पोल्यूशन है तो उसमें ई कोलाई हो सकता। तो सीवेज पोल्यूशन में ये दिखाई पड़ता है। दूसरा है, पोल्यूटेड वाटर में ट्यूबिफेक्स हो सकता है, पोल्यूटेड वाटर में ब्लड वर्म हो सकता है, पोल्यूटेड वाटर में स्लज वर्म हो सकता है। जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर में क्या क्या हो सकता है? अगर वाटर प्योर वाटर का इंडिकेटर क्या है जरा देखो। प्योर वाटर का इंडिकेटर है, उसके अंदर ट्राउट फिश हो सकती है, डैफनिया हो सकती है, एंड लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई, लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई ये मौजूद हैं। ये प्योर वाटर को इंडिकेट कहते हैं कि पानी शुद्ध है, पानी साफ है। गंदे पानी को इंडिकेट करते हैं ये वाले सारे ऊपर वाले। अगर वाटर ई कोलाई से पोल्यूटेड है तो इसका मतलब वो सीवेज से पोल्यूटेड है, ये भी ध्यान रखना। तो पोर्टेबल वाटर, पीने वाला पानी, शुड नॉट कंटेन ई कोलाई।
पीने वाले पानी में इकोलाई नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? इकोलाई। क्या हो गया? इकोलाई। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, रहिए। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज इलस्ट्रेटेड बाय। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डाइवर्जेंट के में थोड़ा थोड़ा समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो, जब हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात करते हैं, कन्वर्जेंट, जैसे रेजेस कन्वर्ज होती हैं, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में बात करते हैं, तब हमको एनालॉगी को समझना पड़ेगा। एनालॉगस ऑर्गन्स या एनालॉगी, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना। एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं? एनालॉगस ऑर्गन होते हैं जिनकी ओरिजिन डिफरेंट हो, ओरिजिन डिफरेंट हो और फंक्शन सेम हो। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी ओरिजिन अलग है और फंक्शन सेम है, जैसे यहां पर डॉगफिश और व्हेल। डॉगफिश एक तरह की मछली है, स्कूलियोडॉन डॉगफिश एक तरह की मछली है, और व्हेल क्या है? व्हेल एक मैमल है। क्या है ये? व्हेल एक मैमल है। तो ये फिश है और ये मैमल है, दोनों की ओरिजिन निश्चित रूप से अलग अलग होगी, ओरिजिन डिफरेंट है, लेकिन दोनों में फंक्शन सेम है। अरे भाई, डॉगफिश और व्हेल दोनों की बॉडी स्ट्रीमलाइन है, जो तैरने में उनकी मदद करती है, यानी दोनों ही ऐसे एनिमल है जो पानी में तैरते हैं, एक जैसे दिखते नहीं दिखते हैं, फंक्शन एक जैसा दिखता है, और दोनों में विविपैरी है। दोनों जो है वो बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते, सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, तो यानी दोनों का फंक्शन सेम है। तो व्हेल और डॉगफिश, इनके एंसेस्टर्स अलग अलग हैं, एक फिश है और एक मैमल है, लेकिन इनके फंक्शन एक जैसे, दोनों पानी में तैरते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी है और विविपेरस है। कैसे हैं? विविपेरस होते हैं। बाकी देखते हैं, एक दूसरा इवोल्यूशन होता है, ये तो कन्वर्जेंट हो गया। अगर हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की बात करते हैं, अगर हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो हम बात करेंगे होमोलॉगी की। तो हम बात करेंगे होमोलॉगी की। होमोलॉगी में ओरिजिन सेम होता है। ओरिजिन क्या है? ओरिजिन सेम है और फंक्शंस डिफरेंट है। क्या है? फंक्शंस डिफरेंट है। ओरिजिन सेम है और फंक्शंस क्या है? ये डिफरेंट है। अब देखो, रैट एंड डॉग दोनों ही मैमल हैं, इनका एंसेस्टर कोई मैमल होगा, ओरिजिन सेम है। बैक्टीरिया प्रोटोजोन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया प्रोटोजोन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, तो इनके एंसेस्टर सेम हो सकते हैं, ओरिजिन सेम है। स्टार फिश और कटल फिश इनवर्टिब्रेट्स हैं। कैसे हैं ये? इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनके कॉमन एंसेस्टर हो सकते हैं। तो जब कॉमन एंसेस्टर और ओरिजिन सेम है इन तीनों में, तो ये डाइवर्जेंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब होमोलॉगी और कन्वर्जेंट मतलब एनालॉगी, ये ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो गया? डॉगफिश एंड व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी इज बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट। देखो, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी तीन तरह की होती है। बायोडाइवर्सिटी तीन तरह की होती है। एक कम्युनिटी या एक हैबिटेट की डाइवर्सिटी, मान लो ये कम्युनिटी है, यहां पर कुछ जानवर रहते हैं, एक और कम्युनिटी है, ये कुछ जानवर रहते हैं, तो एक कम्युनिटी की डाइवर्सिटी अल्फा है, ये अल्फा है। दो कम्युनिटी के बीच की डाइवर्सिटी ये बीटा है, और एक बहुत बड़े लैंडस्केप की बायोडाइवर्सिटी ये गामा है। ये कौन सी है? गामा। ये तीन तरह की बायोडाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है इकोसिस्टम के अंतर्गत, अल्फा, बीटा और गामा डाइवर्सिटी। एक कम्युनिटी की डाइवर्सिटी या एक हैबिटेट की डाइवर्सिटी अल्फा, दो हैबिटेट के बीच की डाइवर्सिटी बीटा, एक बहुत बड़े लैंडस्केप की डाइवर्सिटी गामा कहलाती है। अब देखो, इसमें सबसे स्टेबल ये होती है, इसमें सबसे स्टेबल ये होती है, और दो कम्युनिटी के बीच के स्पेस को, इस स्पेस को हम लोग कहते हैं इकोटोन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इकोटोन। यहां पर जो स्पीशीज, मान लो स्पीशीज है कि 7 स्पीशीज हैं और यहां स्पीशीज 5 हैं, तो यहां पर इकोटोन यानी कम्युनिटी के बॉर्डर पे, इकोटोन यानी कम्युनिटी के बॉर्डर पर नंबर ऑफ स्पीशीज यहां और यहां से ज्यादा होती हैं।
तो बीटा डायवर्सिटी जहां पर होती है वहां पर नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा होती हैं। मान लो यहां पर नंबर ऑफ स्पीशीज है 10, तो कुछ स्पीशीज इधर की इधर भी आ जाएंगी, कुछ इधर की इधर भी आ जाती हैं। तो इकोटोन यानी कम्युनिटी के बॉर्डर पे या दो कम्युनिटी के बीच का ट्रांजिशन जोन इकोटोन कहलाता है। यहां पर नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा होती हैं इधर से भी और इधर से भी। इसको हम कहते हैं एज इफेक्ट, इसको कहते हैं एज इफेक्ट। और यहां पर जो स्पीशीज हैं इन स्पीशीज को कहते हैं एज स्पीशीज। तो पूछा जाएगा एक कम्युनिटी की डायवर्सिटी क्या है, तुम कहोगे अल्फा। दो कम्युनिटी के बीच की डायवर्सिटी क्या है, बीटा। एक बहुत बड़े लैंडस्केप की डायवर्सिटी क्या है, गामा। दो कम्युनिटी के बीच की डायवर्सिटी क्या होती है, बीटा। कौन सी डायवर्सिटी सबसे स्टेबल है, बीटा। दो कम्युनिटी के बीच की स्पेस को क्या कहते हैं, इकोटोन। नंबर ऑफ स्पीशीज यहां पर सबसे ज्यादा होती है, इसको क्या कहते हैं, एज इफेक्ट। क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट। ये सारी बातें ध्यान रखना आ जाएगा विद इन। अल्फा डायवर्सिटी का मतलब कम्युनिटी की डायवर्सिटी को बोलते हैं अल्फा डायवर्सिटी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, रणथंबोर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। रणथंबोर नेशनल पार्क बेटा राजस्थान में है, सवाई माधोपुर राजस्थान में है बेटा। ये सवाई माधोपुर एक जगह है राजस्थान में, वहां पर ये रणथंबोर नेशनल पार्क है। ये रणथंबोर नेशनल पार्क, यहां पर टाइगर हैं, टाइगर्स हैं, लियोपर्ड हैं, यहां पर लियोपर्ड हैं, तेंदुआ, और यहां पर क्रोकोडाइल्स है। क्या है, क्रोकोडाइल्स। इनके यहां पर इनका संरक्षण किया जाता है। गुजरात की याद करना एक इंपॉर्टेंट है, गुजरात की है गिर, गिर नेशनल पार्क गुजरात की है, और वो एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है, एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। यूपी में तुम्हारी दुधवा नेशनल पार्क है, यूपी में तुम्हारी है दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी में है, लखीमपुर में है दुधवा नेशनल पार्क। ये जो दुधवा नेशनल पार्क है, यहां पर आसाम के काजीरंगा से, आसाम में एक नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क तुम्हारी आसाम में है, वहां पर एक सींग वाला गेंडा है, सिंगल हॉर्न्ड राइनो है। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में सिंगल हॉर्न्ड राइनो है, सिंगल हॉर्न्ड राइनो, सिंगल हॉर्न्ड राइनो। उसमें से कुछ राइनो को ला करके दुधवा में डाला गया है। तो सिंगल हॉर्न्ड राइनो का ये नया घर है, न्यू होम है, यहां पर लाके डाले गए न्यू होम, यूपी के दुधवा नेशनल पार्क। तो ये सारा ध्यान रखना, राजस्थान में रणथंबोर नेशनल पार्क, गुजरात में गिर एशियाटिक लॉयंस के लिए है, यूपी में दुधवा नेशनल पार्क और आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क। उत्तराखंड में दो नेशनल पार्क और ध्यान रखना, उत्तराखंड में तुम्हारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, या हेलीज नेशनल पार्क, उसका नाम एक और भी है, हेलीज नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा राजाजी नेशनल पार्क एलिफेंट्स के लिए है, ये भी उत्तराखंड में है। ये भी कहां है, ये भी उत्तराखंड में है। थोड़ा बहुत इनके बारे में भी ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, राजस्थान। नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा, द बायोमास अवेलेबल फॉर कंजम्पशन बाय द हर्बीवोर्स एंड द डिकम्पोजर्स इज कॉल्ड। देखो, पौधे जितना भोजन बेटा बनाते हैं, टोटल फोटोसिंथेसिस अगर किसी प्लांट ने की है, अगर किसी प्लांट ने जितनी भी फोटोसिंथेसिस की है, टोटल बायोमास जितना भी भोजन बनाया है, टोटल फूड जो पौधे ने बनाया है, टोटल फूड जो पौधे ने बनाया है, वो कहलाता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, टोटल भोजन जिसने पौधे ने बनाया है। पौधा कुछ खर्च भी तो करेगा रेस्पायरेशन और दूसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, तो रेस्पायरेशन और दूसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में खर्च करने के बाद पौधे के पास जो बचा है पौधे के पास, वो कहलाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ये जो भोजन पौधे में बच गया, इसको हर्बीवोर खाएंगे। इसको कौन खाएगा, पौधों को कौन खाता है, पौधों खाते हैं हर्बीवोर्स। तो ध्यान रखना, टोटल भोजन जितना पौधे ने बनाया वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, रेस्पायरेशन में खर्च होने के बाद जो पौधे के पास बचा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। पौधों के लेवल पर जो प्रोडक्टिविटी है, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं, ये है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एनिमल्स जो पौधों को खा करके मोटे हो रहे हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी।
सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एनिमल्स या कंज्यूमर लेवल पर होती है। प्रोड्यूसर लेवल पर प्रोडक्टिविटी, प्रोड्यूसर मतलब प्लांट्स, पौधों के लेवल पर जो प्रोडक्टिविटी है वो प्राइमरी है, और एनिमल लेवल पर जो प्रोडक्टिविटी है वो सेकेंडरी है। एनिमल मतलब कंज्यूमर लेवल पर, ये ध्यान रखना। तो आंसर क्या होगा? एनिमल्स के लिए कौन सा भोजन उपलब्ध है? वो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हमने तुम्हें बताया एनिमल्स लेवल पर होती, कंज्यूमर लेवल पर। जितना स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब क्या होता है? जितना खेत में ऑर्गेनिक मैटर है, जितना ग्लूकोज तुम्हारे खेत में लगा हुआ है एग्रीकल्चर फील्ड में, वो है स्टैंडिंग क्रॉप। जितना ऑर्गेनिक मैटर तुम्हारे इकोसिस्टम में मौजूद है, स्टैंडिंग क्रॉप। और जितना इनऑर्गेनिक है पौधों में और जमीन में मौजूद है, वो है स्टैंडिंग स्टेट। वो क्या है? स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट को स्टैंडिंग क्वालिटी भी कहते हैं, ध्यान रखना। जितना ऑर्गेनिक है इकोसिस्टम में स्टैंडिंग क्रॉप, जितना इनऑर्गेनिक है स्टैंडिंग स्टेट, ध्यान रखना। नीचे वाला देखो क्या दे रखा है इसने, ग्रॉस प्राइमरी, जीपीपी तो हमने बता ही दिया, टोटल जितना पौधे ने भोजन बनाया। तो ग्रॉस और नेट को मिला के बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्रोड्यूसर लेवल पर देखी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन स्टेट्स दैट। देखो गॉस ने एक प्रिंसिपल दिया था कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। दो स्पीशीज है, मान लो दो रिलेटेड स्पीशीज है चिड़ियों की, एक बड़ी है थोड़ी ताकतवर है, इसको बोलते हैं सुपीरियर स्पीशीज। एक छोटी है जो कि कमजोर है, इसको बोलेंगे इंफीरियर स्पीशीज। तो दो रिलेटेड स्पीशीज है चिड़ियों की, मान लो एक पेड़ पे रहती हैं और दोनों ही कॉमन रिसोर्स, दोनों ही उस पेड़ का बीज खाती हैं। तो कंपटीशन दोनों का होगा। सुपीरियर वाली चूंकि मजबूत है, ये इंफीरियर को खाने नहीं देगी, तो इंफीरियर कुछ समय बाद धीरे धीरे उसकी संख्या कम होती जाएगी और वो विलुप्त हो सकती है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब रिसोर्सेज यानी इस पौधे के अंदर जो बीज है, खाना है, वो सीमित यानी लिमिटेड होना चाहिए। तो सुपीरियर स्पीशीज इंफीरियर को खाना खाने नहीं देगी, और अगर खाने की कमी है तो इंफीरियर स्पीशीज धीरे धीरे उसकी संख्या कम हो जाएगी और विलुप्त हो जाएगी। तो गॉस का प्रिंसिपल क्या कहता है? गॉस का प्रिंसिपल कहता है नो two species can occupy the same niche indefinitely for the same limiting resources। दो स्पीशीज हैं बेटा, दो स्पीशीज हैं, वो एक साथ काफी समय तक नहीं रह सकती अगर दोनों की, दो स्पीशीज जो कि रिलेटेड है वो इनडेफिनेटली एक साथ नहीं रह सकती अगर दोनों की निश का मतलब दोनों का फंक्शन एक जैसा है। बड़ी वाली सुपीरियर भी उस पौधे का बीज खाती है और इंफीरियर भी उस पौधे का बीज खाती है। निश कहते हैं फंक्शनल रोल, जो हरकत कर रहा है, जो एक्टिविटी कर रहा है वो निश है। बड़ी वाली भी उस पेड़ का बीज खाती है, छोटी वाली भी उस पेड़ का बीज खाती है। जब दोनों एक ही पेड़ का बीज खाती है तो दोनों में कंपटीशन होगा, बड़ी वाली सरवाइव कर जाएगी और इंफीरियर छोटी वाली वो धीरे धीरे विलुप्त हो सकती है। तो गॉस क्या कहता था? नो टू स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई द सेम निश इनडेफिनेटली। दो रिलेटेड स्पीशीज हैं, वो एक साथ काफी समय तक नहीं रह सकती फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्स। अगर खाने के लिए दोनों के पास एक ही साधन है, मान लो दोनों एक ही चीज को खाती हैं, उस पौधे का बीज खाती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये गॉस का प्रिंसिपल है, क्वेश्चन आता है अक्सर, ठीक है। तो बाकी देखो, बाकी ऑप्शन क्यों गलत हैं? मोर अबंडेंट स्पीशीज विल एक्सक्लूड द लेस अबंडेंट स्पीशीज थ्रू कंपटीशन। जो ज्यादा ना संख्या में स्पीशीज हैं वो कम संख्या वाली स्पीशीज को समाप्त कर देंगी। संख्या से बात कर रहा, संख्या की बात नहीं है, यहां सुपीरियर और इंफीरियर स्पीशीज की बात है, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं, फिर कह रहा है कंपटीशन फॉर द सेम रिसोर्सेज एक्सक्लूड्स स्पीशीज हैविंग डिफरेंट फूड प्रेफरेंसेस। यहां पर कह रहा है कंपटीशन फॉर द सेम रिसोर्स, एक ही रिसोर्स के लिए जो कंपटीशन हो रहा है, एक्सक्लूड स्पीशीज हैविंग डिफरेंट फूड प्रेफरेंसेस। उन स्पीशीज को अलग कर सकता है जिसकी फूड प्रेफरेंसेस यानी फूड की प्रेफरेंसेस अलग अलग हैं। ये सब बात है, तुम इतना ध्यान रखना। फिर ये कह रहा है लार्जर ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूड स्मॉलर वंस थ्रू कंपटीशन। बड़ा वाला छोटे वाले को कंपटीशन के जरिए एक्सक्लूड कर देता है। ये पूरी बात इसमें नहीं लिखी गई है, इस वाले में पूरी बात अच्छे से लिखी गई है कि इसमें गॉस का प्रिंसिपल कहता क्या है? गॉस का प्रिंसिपल यही कहता है, दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जिनकी निश्चित सेम है यानी जिनका फंक्शन सेम है, जो एक ही पौधे का बीज खाती हैं, अनिश्चित काल के लिए एक साथ नहीं रह सकती अगर रिसोर्सेज यानी भोजन सीमित है। यह ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, विद रेस्पेक्ट टू इन सीटू। देखो दो तरह का इन सीटू कंजर्वेशन करा। विद रेस्पेक्ट टू इन सीटू कंजर्वेशन द नेशनल जेनेटिक रिसोर्स कैन बी अचीव्ड बाय एस्टैब्लिशिंग।
देखो हम अपने पौधों को, एनिमल्स को बचा सकते हैं, और दो तरीके हैं बचाने के। एक कहलाता है इन सीटू, जो हमारे जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, प्लांट्स हैं, हमारे एनिमल्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं उनको बचाना है हमको, तो दो तरीके से बचाने हैं, एक इन सीटू कहलाता है और एक एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब होता है वहीं पर रहते हुए बचाना। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है वहीं पर रह करके बचाना, जहां पर ये एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं उनको वहीं पर रहते हुए बचाना। इसको कहते हैं ऑन साइट कंजर्वेशन। ऑन साइट कंजर्वेशन, उसी जगह पे रहते हुए बचाना, ऑन साइट कंजर्वेशन। ऑन साइट कंजर्वेशन में आते हैं तुम्हारे सेक्रेड ग्रुव्स। सेक्रेड ग्रुव्स, पवित्र जंगल, सेक्रेड लेक्स, पवित्र झीलें, इसमें नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, और बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। ये सब बेटा जो है इन सीटू कंजर्वेशन है। सेक्रेड ग्रूव्स और लेक्स, सेक्रेड जंगल है, सेक्रेड झीलें हैं, ये पवित्र जंगल और झीलें, वहां के लोकल लोग वहां पे शिकार करने नहीं देते, तो वहां के ऑर्गेनिज्म बच जाते हैं सेक्रेड पवित्र होने की वजह से, क्योंकि उन जंगलों में, उन झीलों में वहां पर देवता निवास करते, लोग शिकार करने नहीं देते। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व वहीं पर बनाए जाते हैं, कुछ एरिया को घेर करके, जहां पर वो जानवर पहले से रहते थे। तो जहां पर जानवर रहते थे वहीं रहते रहते उन्हें बचाना इन सीटू कंजर्वेशन है। अब तुम एनिमल्स को तुम ले आए, एनिमल्स को तुम ले आए जू में, एनिमल्स को कहां से, जंगल से ले आए जू में, जूलॉजिकल पार्क में ले आए या जू में ले आए। प्लांट्स को तुम बोटानिकल गार्डन ले आए, यहां पर ला करके तुम जेनेटिक रिसोर्सेज को बचा रहे हो, प्लांट्स और एनिमल्स को बचा रहे हो, तो ये एक्स सीटू कंजर्वेशन है। और एक्स सीटू कंजर्वेशन को कहते हैं ऑफ साइट कंजर्वेशन, यानी जिस जगह पे एनिमल्स है वहां से हटा के कहीं और ले जा करके उनको कंजर्व करना, ये ऑफ साइट कंजर्वेशन, ये एक्स सीटू है। तो यहां पर आंसर क्या होगा, आंसर देख लो, यहां पर इन सीटू पूछा, इन सीटू में ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये, तो आंसर हो गया तुम्हारा ऑल ऑफ दी अबव हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यूट्रॉफिकेशन इज कॉज्ड बाय। देखो यूट्रॉफिकेशन का सिंपल मतलब समझो, यहां पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जरा समझना कायदे से। यूट्रॉफिकेशन में समझना तुम, अगर किसी पानी या लेक में, मान लो कोई लेक है या तालाब है, इस तालाब या लेक के अंदर, तालाब है या लेक है, कोई है, पॉन्ड है या लेक है, इसमें एक्सेस मिनरल हो जाते हैं, एक्सेस मिनरल्स हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं यूट्रॉफिकेशन। इसे क्या बोलते हैं, यूट्रॉफिकेशन। किसी लेक या झील के अंदर एक्सेस मिनरल्स का हो जाना, और खास करके एक्सेस मिनरल्स में बात जो होती है वो नाइट्रेट और फॉस्फेट की होती है। किसकी होती है, ये नाइट्रेट और फॉस्फेट। एक्सेस मिनरल्स कौन से, नाइट्रेट और फॉस्फेट। ये जो नाइट्रेट और फॉस्फेट आते कहां से हैं, ये नाइट्रेट और फॉस्फेट आते हैं फर्टिलाइजर से। ये कहां से आते हैं, ये आते हैं फर्टिलाइजर से। जो फर्टिलाइजर हम लोग खेतों में छिड़कते हैं वहां से आते हैं, और ये सीवेज हमारे मल से आते हैं। तो अक्सर देखो हमारे खेत हैं, उसके आसपास तालाब है या कोई झील है, वहां पे कुछ फर्टिलाइजर हम लोग जो नाइट्रेट फॉस्फेट फर्टिलाइजर छिड़कते हैं, तो ये फर्टिलाइजर जो होते हैं ये पानी के, बारिश के पानी में भीग करके ये झीलों के अंदर आ जाते हैं, तालाब में आ जाते हैं, तालाब में मिनरल्स अधिक हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं यूट्रॉफिकेशन। सीवेज में भी हमारे मिनरल्स होते हैं, अक्सर देखो गांवों में तालाब वालाब के किनारे पॉटी वोटी करते हैं, वहां पर भी देखो जो इस पॉटी में जो मिनरल्स होते हैं वो पानी में बह करके तालाब या झील के अंदर चले जाते हैं। तो एक्सेसिव मिनरल्स का लेक या पॉन्ड के अंदर हो जाना यूट्रॉफिकेशन है। और यूट्रॉफिकेशन से होता क्या है जरा देखो, जब मिनरल्स अधिक हो जाते हैं किसी लेक के अंदर तो सारे पौधे उसमें अच्छे से नहीं ग्रो करते हैं, उसमें कुछ विशेष प्रकार की ब्लू ग्रीन एल्गी बहुत तेजी से ग्रो करती है। खास करके उस ब्लू ग्रीन एल्गी में तुम माइक्रोसिस्टिस समझ लो, माइक्रोसिस्टिस स्मॉलेस्ट ब्लू ग्रीन एल्गी है, छोटी। तो एक्सेसिव मिनरल्स की वजह से सारे पौधे अच्छे से नहीं ग्रो करते हैं। माइक्रोसिस्टिस और दूसरी ब्लू ग्रीन एल्गी
बहुत तेजी से ग्रो करती हैं इस अधिक मिनरल्स की होने की वजह से। पूरे तालाब पे, पूरी झील पे छा जाती हैं, ग्रीन कलर की हो जाती है पानी, स्टिंग करने लगता है, स्मेल करने लगता है पानी। और कुछ समय बाद क्या होता है, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी इतनी ज्यादा हो जाती है जिससे कि पानी की ऑक्सीजन कम होने लग जाती है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी भी मारी जाती है। ब्लू ग्रीन एल्गी जब मर जाती है तो क्या होता है, ये इसका ऑर्गेनिक मैटर, इसको डिकम्पोज करने के लिए जो बैक्टीरिया है वो पानी से ऑक्सीजन और इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे पानी की ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है, पानी पीने लायक नहीं बचता और लेक की या पॉन्ड की डेथ हो जाती है। तो यूट्रॉफिकेशन से लेक या पॉन्ड की डेथ हो जाती है, उसमें फिर कोई पौधे नहीं आते आगे फर्दर। ध्यान देना, एक्सेसिव जो ग्रोथ हो जाती है ब्लू ग्रीन एल्गी की, जिसकी वजह से पानी बिल्कुल हरा हो जाता है, स्टिंग करता है, बदबू मारता है, स्मेल करता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एल्गल ब्लूमिंग। क्या बोलते हैं? एल्गल ब्लूमिंग। एल्गल ब्लूमिंग कहते हैं, यह ध्यान रखना। तो यूट्रॉफिकेशन की वजह से एल्गल ब्लूमिंग हुई, एल्गल ब्लूमिंग की वजह से लेक की डेथ हो गई। अब इसमें फर्दर कोई पौधे नहीं आएंगे क्योंकि लेक के पानी के अंदर ऑक्सीजन बहुत कम हो गई। तो पूछा जाए डेथ ऑफ लेक इज ड्यू टू, तो पहले ऑप्शन लगाना यूट्रॉफिकेशन। ध्यान रखना, अब यूट्रॉफिकेशन ना दे रखा हो तब तुम एल्गल ब्लूमिंग लगा सकते हो। यूट्रॉफिकेशन की वजह से ऐसा होता है। तो यूट्रॉफिकेशन का मेन कारण क्या है? फर्टिलाइजर्स और सीवेज। तो पूछता है यूट्रॉफिकेशन इज कॉज्ड बाय सीवेज एंड एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर, जिसमें नाइट्रेट और फॉस्फेट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द अनलेबल्ड ए एंड बी ऑफ द पाई चार्ट। ये देखो पाई चार्ट यहां पर बना रखा है, इसमें यह पूछ रहा है कि इस पाई चार्ट में ए और बी क्या है। ये ए और बी क्या है? देखो पौधों में सबसे ज्यादा फंजाई हैं। एनिमल्स में सबसे ज्यादा कौन से थे? आर्थ्रोपोडा होते हैं। 70% एनिमल्स आर्थ्रोपोडा हैं, यानी 10 में से 7 जो हैं वो कीड़े मकोड़े हैं, आर्थ्रोपोडा हैं। पौधों में सबसे ज्यादा फंजाई हैं। फंजाई के बाद एंजियोस्पर्म है। फंजाई के बाद क्या है? फंजाई के बाद है एंजियोस्पर्म। फंजाई के बाद क्या है? एंजियोस्पर्म्स है। फंजाई के बाद एंजियोस्पर्म है। बाकी तुम्हारे सारे लिखे हुए हैं। एल्गी मॉसेस लगभग बराबर बराबर दिख रहे हैं, एल्गी है थोड़ा सा ज्यादा है, फिर फर्न्स हैं और फिर लाइकेंस हैं। तो सबसे ज्यादा क्या है? फंजाई, उसके बाद एंजियोस्पर्म। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए फंजाई हो गया और बी क्या है? एंजियोस्पर्म है। ध्यान देना। नेक्स्ट देखते हैं, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखो प्रोटोकॉल्स हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, प्रोटोकॉल्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? मॉन्ट्रियल कनाडा में ये जगह है जहां पर कुछ देश इकट्ठा हुए और शपथ ली वहां पर कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस जो ओजोन लेयर को नष्ट कर रहे हैं, उन सब्सटेंसेस को कम करना है जिससे कि ओजोन लेयर को बचाया जा सके। क्योंकि ये ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फीयर में है वो सन से आने वाली यूवी रेस को नीचे नहीं आने देती और उनसे हमको बचाती हैं। ध्यान देना। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से रिलेटेड था, कनाडा में हुआ था। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs। ये ओजोन लेयर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा एक और प्रोटोकॉल है, वो है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो एक जगह है जापान में, यहां पर ये कुछ दो देश इकट्ठा हुए। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये हमारा ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है, यानी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करना। ये वाला प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ग्रीन हाउस गैसेस या ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसेस और ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, और ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। फिर अर्थ समिट जो है इसमें नहीं दिया, एक अर्थ समिट रियो दी जेनेरो में हुआ था, कुछ देश इकट्ठा हुए थे, और एक वर्ल्ड समिट हुआ था। अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट ये जो है तुम्हारे बायोडायवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी,
जो जीव जंतु जो है तेजी से विलुप्त हो रहे हैं, उनको बचाने के लिए ये समिट था, ये समिट थे बायोडायवर्सिटी। तो अगर पूछा जाए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस से। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेस या ग्लोबल वार्मिंग से। और अर्थ और वर्ल्ड समिट किससे रिलेटेड है? कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता को बचाने के लिए। तो आंसर क्या होगा? द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिफर्स टू सब्सटेंस दैट डिप्लीट दी ओजोन लेयर, वो सब्सटेंसेस जो ओजोन लेयर का क्षरण कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो पोल्स हैं, पोल्स पे ओजोन लेयर में ओजोन लेयर काफी पतली हो गई है। ओजोन लेयर जो है जिसकी थिकनेस डेसिबल में नापते हैं, जो पोल्स हैं उस पे ओजोन लेयर काफी पतली हो गई है। इसे थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर को कहते हैं ओजोन होल। ओजोन लेयर के पतला हो जाने को ओजोन होल कहते हैं। कुछ मिलीमीटर ही मोटी होती है और उससे भी पतली हो गई है, 2 से 3 मिलीमीटर मोटी है लेयर ये, और पतली होती जा रही है, इससे बोलेंगे ओजोन होल। ओजोन लेयर के थिन होने को ओजोन होल कहते हैं। पोल्स पे देखा जा रहा है। आगे देखो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये है व्हेन एनवायरमेंटल कंडीशंस आर फेवरेबल, जब वातावरण में कंडीशंस फेवरेबल हैं, देन द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व विल बी। तो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व कैसा होगा? पॉपुलेशन का ग्रोथ कर्व कैसा होगा? 2 तरह के बेसिकली ग्रोथ कर्व हमको देखने को मिलते हैं। एक कहलाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, एक कहलाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व हमको कहां देखने को मिलता है? जहां पर रिसोर्सेज यानी खाना, फूड एंड स्पेस अनलिमिटेड है, जहां रहना, जहां खाना और फूड और स्पेस, रहने की जगह अनलिमिटेड है, वहां पर हमको मिलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। बहुत ही कम समय में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ जाती है, बहुत ही कम समय में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ जाती है। इधर मान लो टाइम है, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ जाती है, तो हमको कैसा कर्व मिलता है? जे शेप्ड। ये जो कर्व मिलता है वो जे शेप्ड कर्व मिलता है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व ये कैसा शेप का है? ये जे शेप। जैसे आपको बैक्टीरिया की कॉलोनी में, एग्जांपल बैक्टीरियल कॉलोनी, बैक्टीरिया की कॉलोनी में, अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने कराया एल्गल ब्लूमिंग, वहां पर भी यही देखने को मिलता है। बहुत ही कम समय में बहुत सारी एल्गी ग्रो कर जाती है। और सीजनल इंसेक्ट्स, दीपावली के समय में इंसेक्ट्स, कीड़े बहुत सारे बढ़ जाते हैं, बहुत ही कम समय में कीड़े बढ़ जाते हैं। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व कहां देखने को मिलता है? जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, बहुत ही कम समय में पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा हो जाता है। कर्व कैसा दिखता है? ये जे शेप्ड कर्व दिखाई पड़ता है। ये इसके एग्जांपल है, ध्यान रखना। ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है इसकी इक्वेशन है dn/dt, dn/dt बर्थ माइनस डेथ b माइनस डी इंटू एन। b माइनस डी की जगह r भी लिख सकते हो, इसकी जगह r, तो dn/dt rn कर सकते हो। ये इसका इक्वेशन है। दूसरा जो ग्रोथ कर्व हमको देखने को मिलता है वो तुम्हारा है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व हमको वहां देखने को मिलता है जहां पर रिसोर्सेज यानी भोजन सीमित है। रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। कैसे हैं? लिमिटेड है। यहां पर जो कर्व हमको देखने को मिलता है वो सिग्मॉइड है। कैसा है? यहां पर जो कर्व देखने को मिलता है वो एस शेप्ड या सिग्मॉइड होता है। तो ग्रोथ धीरे से स्टार्ट होती है, लैग फेज, एकदम से बढ़ती है लॉग, और इसके बाद ग्रोथ धीमी हो जाती है, स्टेशनरी फेज, कांस्टेंट हो जाती है। तो यहां पर लैग फेज है, लॉग फेज है और स्टेशनरी फेज है। इस तरह हमको यहां पर जो कर्व मिलता है वो सिग्मॉइड या एस शेप्ड है। कैसा कर्व है? सिग्मॉइड या एस शेप्ड कर्व देखने को मिलता है। ज्यादातर जो जंगल में ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनमें यही वाला कर्व देखने को मिलता है। इसकी इक्वेशन क्या आती है बेटा? इसकी इक्वेशन आती है dn/dt, dn/dt rn k माइनस n/k। ये है।
यहां पर देखो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो होता है ये वहां पर देखने को मिलता है जहां पर रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड हैं। ज्यादातर जीवों के जो रिसोर्सेज हैं, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म के जो रिसोर्सेज हैं वो सीमित हैं, वो कम हैं, लिमिटेड हैं। तो ज्यादातर तुमको जो ग्रोथ कर्व दिखाई पड़ते हैं वो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व होते हैं। वो कौन से ग्रोथ कर्व हैं? लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व देखने को मिलते हैं। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व ज्यादा रियलिस्टिक हैं, ये ज्यादा वास्तविक होते हैं, ये कम देखने को मिलते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में गड़बड़ भी है। अगर हमने को कह दिया रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, मान लो कोई दैवीय आपदा आ गई, रिसोर्सेज एकदम से खत्म हो गए, तो इनमें क्रैश भी देखने को मिल सकती है। इनमें क्या देखने को मिल सकती है? इनमें क्रैश, एकदम से क्या होगा, एकदम से पॉपुलेशन, सारे बैक्टीरिया मारे जाएंगे। एकदम से लैक्टोज अगर खत्म हो गई, सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, तो इनमें क्रैश फेज भी देखने को मिलती है, ध्यान रखना। तो ज्यादातर नेचर में कौन से कर्व दिखाई पड़ते हैं? तुम कहोगे लॉजिस्टिक, ये ज्यादा वास्तविक है क्योंकि नेचर में ज्यादातर ऑर्गेनिज्म का भोजन कैसा, लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। देखो दूसरा जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, ये शेप कैसे होते हैं? एक्सपोनेंशियल जे शेप्ड है, लॉजिस्टिक एस शेप्ड होता है। कौन सा ज्यादा रियलिस्टिक? हमने बताया लॉजिस्टिक है। कौन सा सिग्मॉइड है? वो लॉजिस्टिक है। dn by dt rn ये एक्सपोनेंशियल है, लॉजिस्टिक का dn by dt rn k minus n by k। यहां पर जो k है वो कैरिंग कैपेसिटी है, अभी हम बताएंगे आगे, और n जो है पॉपुलेशन का साइज एट टाइम 0। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा? व्हेन एनवायरमेंटल कंडीशंस आर फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब रिसोर्सेज बेहतर हैं, खूब सारा भोजन है, खूब सारा स्पेस है, यानी रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं। देन द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व भी, तो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व कैसा होगा? जे शेप्ड होगा। क्या होगा? ये जे शेप्ड होता है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना सपोर्ट्स डार्विन्स कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा फिनोमेना है जो डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को सपोर्ट करता है? कौन सा डार्विन की थ्योरी को सपोर्ट करता है? डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, प्रोडक्शन ऑफ डॉली शिफ्ट बाय क्लोनिंग, प्रेवलेंस ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट इंसेक्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स फ्रॉम स्टेम सेल्स फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। इसका आंसर देखो बेटा ये है। क्यों होगा ये आंसर हम बताते हैं तुम्हें। देखो अक्सर क्या हो रहा है कि हम बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का छिड़काव करने से होता क्या है? बहुत स्प्रे करने से जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें रेजिस्टेंस पैदा हो रही है, नए नए तरह के स्ट्रेन्स पैदा होते जा रहे हैं जो कि इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। मान लो कोई इंसेक्टिसाइड हमने छिड़की तो उनमें बहुत सारे कीड़े तो मर गए, लेकिन कुछ कीड़े उस इंसेक्टिसाइड से नहीं मरे, उनमें रेजिस्टेंस पैदा हो गई। अब दोबारा से वही इंसेक्टिसाइड जब छिड़की जाएगी तो वो कीड़े नहीं मरेंगे और वो कीड़े आगे चल करके एक नई स्पीशीज को जन्म दे दें। तो क्या हो गया? डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है ये। अरे नेचर किसको सेलेक्ट कर रहा है? जो बेहतर होता है। तो ये इंसेक्टिसाइड के छिड़कने से इंसेक्ट की पॉपुलेशन में वेरिएशंस आई। ये वेरिएशन एक नई स्पीशीज को जन्म दे सकती हैं और जिन कीड़ों में अच्छी वाली वेरिएशंस होंगे नेचर उनको सेलेक्ट कर लेगा, उनको बचा लेगा। तो एक नई स्पीशीज का जन्म हो रहा है इंसान की वजह से। इंसान के इंसेक्टिसाइड छिड़कने की वजह से कीड़ों में नई स्पीशीज पैदा हो सकती है, उनमें नए स्पीशीज पैदा हो रही हैं। तो ध्यान रखना। तो डार्विन तो यही कहता था। डार्विन की थ्योरी क्या थी? नेचुरल सिलेक्शन और डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। यानी डार्विन ये कहता था कि बच्चों के अंदर इंडिविजुअल, ऐसे पॉइंट समझना, इंडिविजुअल में रिप्रोडक्शन की ज्यादा क्षमता होती है। देयर इज ग्रेट बायोटिक पोटेंशियल। रिप्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे इंडिविजुअल। रिप्रोड्यूस करने से के बाद क्या होता है? इंडिविजुअल्स के अंदर बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल में कुछ वेरिएशंस दिखाई पड़ती हैं। ये वेरिएशन इकट्ठा होती रहती हैं और एक नई स्पीशीज को जन्म देती हैं। तो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, नई जो प्रोजेनी पैदा हो रही है, उनमें वेरिएशंस आती जा रही हैं, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। और नेचर अच्छी वाली वेरिएशंस को सेलेक्ट कर लेता है। या ऐसे कह लो, ऐसे इंडिविजुअल जिनमें अच्छी वाली वेरिएशंस है उनको नेचर सेलेक्ट कर लेता है। इसे बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। बहुत जाड़े के दिन चल रहे थे, कुत्ते के 5 बच्चों ने जन्म लिया, नेचर ने 2 को मार दिया, जो कमजोर वाले थे मर गए, 3 बच गए जिन्होंने जाड़े को बर्दाश्त कर लिया, जो कंडीशंस थी उनको टॉलरेट कर दिया, तो नेचर ने मजबूत वाले 3 को बचा लिया। दिस इज नेचुरल सिलेक्शन। क्या है? नेचुरल।
तो इंसेक्टिसाइड छिड़कने से कुछ ऐसे इंसेक्ट्स पैदा हो रहे हैं जिनमें रेजिस्टेंस आ रही है, और ये रेजिस्टेंस की वजह से आगे चलकर उन कीड़ों में नई स्पीशीज पैदा हो रही हैं, बहुत ही कम समय में हो रही हैं। मनुष्य की गतिविधियों की वजह से हो रहा है, तो ये नई स्पीशीज कीड़ों में पैदा हो रही है इंसेक्टिसाइड के छिड़कने से, मनुष्य की वजह से ऐसा हो रहा है इवोल्यूशन। ये बोलेंगे एंथ्रोपोजेनिक है। क्या है? एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब ड्यू टू मैन, मैन की वजह से ऐसा हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो डार्विन का कॉन्सेप्ट नेचर इसमें हो गया प्रेवलेंस ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस इन इंसेक्ट। ठीक है, गुड। आगे देखते हैं नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के फंक्शन के हिसाब से इनमें से, इन चारों में से ऑड कौन सा, अलग कौन सा, यानी 3 एक जैसे और एक अलग है। देखो इकोसिस्टम में, देखो बेटा ध्यान रखना, इकोसिस्टम में 2 तरह के फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं। इकोसिस्टम में हमको 2 तरह के फीचर्स देखने को मिलते हैं, स्ट्रक्चरल फीचर्स और फंक्शनल फीचर्स। स्ट्रक्चरल फीचर्स एंड फंक्शनल फीचर्स। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फीचर। स्ट्रक्चरल फीचर्स में 2 बातें करते हैं। स्ट्रक्चरल फीचर्स में हम लोग देखते हैं स्पीशीज कॉम्पोजिशन। एक इस इकोसिस्टम के अंदर कितनी तरह की स्पीशीज हैं, स्पीशीज कॉम्पोजिशन, कितने तरह के जीव जंतु रहते हैं, और दूसरा स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है वर्टिकल स्ट्रक्चर। यहां पर हम खड़े हैं तो सबसे छोटे पौधों की एक कतार है, जमीन पे लगे हैं, फिर हर्ब हैं, हर्ब की एक लाइन है, श्रब्स हैं, ट्रीज हैं बड़े बड़े। तो जो पौधे हमको दिखाई पड़ रहे हैं वो उनका जो कतारों में जो दिखाई पड़ रहे हैं उनका जो वर्टिकल स्ट्रक्चर है, हर्ब, श्रब, ट्रीज, जो वर्टिकल स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। और जितने ज्यादा लेयर्स होंगी उतना ही घना जंगल होता है, ध्यान रखना। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसमें 4 से 5 स्ट्रेटा होते हैं, सबसे घने जंगल होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, विषुवत रेखा यानी इक्वेटर के पास होते हैं, ध्यान रखना। तो स्ट्रैटिफिकेशन हो गया। फंक्शनल फीचर्स में क्या क्या आते हैं? फंक्शनल फीचर्स में आते हैं आपका, फंक्शनल फीचर में आपके आते हैं प्रोडक्टिविटी, डीकंपोजिशन, फ्लो ऑफ एनर्जी और मिनरल साइकिल्स। ये तुम्हारे फंक्शनल फीचर हैं। तो हमें क्या देख रहे हैं यहां पर? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, यानी मिनरल साइकिल को न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी कहते हैं, ये फंक्शनल फीचर है। एनर्जी फ्लो ऑफ एनर्जी, ये भी फंक्शनल फीचर है। डिकम्पोजिशन, ये भी फंक्शनल फीचर है। स्ट्रैटिफिकेशन स्ट्रक्चरल फीचर है। क्या ये स्ट्रक्चरल? तो ये 3 एक जैसे, ये फंक्शनल फीचर्स हैं, और ये वाला क्या है? ये तुम्हारा जो है स्ट्रक्चरल फीचर है। तो आंसर क्या हो गया तुम्हारा? स्ट्रैटिफिकेशन। ये ऑड है, 3 एक जैसे, ये अलग है, ऑड है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मेजर एरोसॉल पॉल्यूटेंट इन जेट प्लेन इमिशन। देखो जेट प्लेन जब ऊपर जाता है, तुमने देखा होगा, तो ये कह रहा है जो उससे धुआं जो निकल रहा है, जो एरोसॉल्स निकल रहे हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट्स, उनमें मेजर, उसमें एयर पॉल्यूटेंट कौन सा है? उनमें बेटा होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जेट प्लेन के एमिशन में भी निकलते हैं और हमारे रेफ्रिजरेशन प्लांट से भी निकलते हैं, और ये ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको पतला करते हैं, ओजोन होल कॉज करते हैं। तो आंसर क्या होगा? मेजर एरोसॉल प्रेजेंट इन जेट प्लेन इमिशन इज, ये हो गया तुम्हारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, फ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर सवाल देखते हैं बेटा। अमंग द ह्यूमन एंसेस्टर, ह्यूमन बीइंग के जो पूर्वज हैं, द ब्रेन साइज वॉज मोर देन 1000 सीसी, जिसका ब्रेन साइज यानी क्रेनियल कैपेसिटी 1000 सीसी से ज्यादा है। देखो इसमें देखते हैं होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस में तुम्हारे, होमो इरेक्टस में आते हैं तुम्हारे जावा और पिकिंग मैन, जावा एंड पिकिंग मैन। जावा मैन की जो है लगभग 900 सीसी के आसपास, पिकिंग मैन की लगभग 1000 सीसी के आसपास। रामापिथेकस की
जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो लेस देन 500 सीसी। होमो हैबिलिस की जो क्रेनियल कैपेसिटी वो 500 से 800 सीसी के बीच में, और होमो निएंडरथल मैन, इसकी क्रेनियल कैपेसिटी 1500 सीसी के आसपास, इसकी 1500 सीसी के आसपास। तो कह रहा है कि किसकी मोर देन 1000 से ज्यादा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? होमो निएंडरथैलेंसिस। क्रो-मैग्नन की सबसे ज्यादा होती है, क्रो-मैग्नन की 1650 सीसी, ये हम लोग से भी ज्यादा है। मॉडर्न मैन, हम लोग की जो हम लोग ह्यूमन बीइंग है, मॉडर्न मैन, हम लोग की क्रेनियल कैपेसिटी 1300 से 1600 के बीच में, एवरेज जो है 1450 के आसपास सीसी। तो मॉडर्न मैन से हम लोग से भी ज्यादा किसकी है? क्रो-मैग्नन की थी, ये ध्यान रखना। और इन चारों में 1000 से ज्यादा है, 1000 से ज्यादा है तुम्हारी होमो निएंडरथल मैन की। तो आंसर डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। सर्टेन स्पीशीज ऑफ वास्प आर सीन टू फ्रीक्वेंटली विजिट फ्लावरिंग फिग ट्रीज। कह रहा है कीड़े की वैरायटी एक वास्प है जो अक्सर फिग्स के आसपास, फिग्स क्या होते हैं? जैसे अंजीर है, जैसे गूलर है, कीकड़ है, इनको फिग बोलते हैं। तो कह रहा है कि बहुत सारी स्पीशीज है वास्प की, कीड़े की, जो कि अक्सर फिग के ट्रीज के पास जाती हैं। इस तरह के इनके बीच में कौन सा इंटरेक्शन है? द इंटरेक्शन बिटवीन देम इज, यानी इनके बीच में कौन सा इंटरेक्शन है? ये जो फिग के ट्रीज होते हैं, जो फिग के ट्रीज हैं, इनमें जो फ्रूट्स होते हैं बेटा, इनमें जो फ्रूट्स होते हैं, ये इस तरह के गूलर वगैरह देखा होगा, ये अंजीर, इसमें एक छेद होता है ऊपर, ये है ऑस्टियोल। इसी छेद के जरिए कीड़ा अंदर जाता है और वो है एक तरह का वास्प, वो वास्प का नाम है ब्लास्टोफेगा। ब्लास्टोफेगा एक तरह का वास्प कीड़ा है। वो फिग के पौधों को क्या करता है? फिग के पौधों में पॉलिनेशन करता है। कैसे करता है? ये फिग का फ्रूट है, ये फिग प्लांट का फ्रूट है, फिग है, फ्रूट है ये। तो कीड़ा कौन सा गया अंदर? ब्लास्टोफेगा अंदर गया। मुंह के पास जो है वो, इसके ऑस्टियोल यानी माउथ के पास मेल फ्लावर होते हैं और बेस पर होते हैं फीमेल फ्लावर, बेस पर, और बीच में होते हैं गॉल फ्लावर्स। स्टेराइल फ्लावर होते हैं, ना मेल है ना फीमेल है, ये स्टेराइल होते हैं, ये गॉल फ्लावर। तो ये वास्प अंदर जाता है और इन्हीं गॉल फ्लावर्स में, ये गॉल फ्लावर्स होते हैं, ये गॉल फ्लावर्स होते हैं, इन्हीं में ये अपना लाइफ स्पैन बिताता है। ये मेल फ्लावर्स हो गए, ये मेल फ्लावर्स हैं ऊपर ऑस्टियोल के पास, और बेस पे फीमेल फ्लावर है। ये फ्रूट कहलाता है साइकोनस फ्रूट। ये फ्रूट क्या कहलाता है? साइकोनस। तो फिग का जो फ्रूट है साइकोनस, एक वास्प के जरिए पॉलिनेट होता है। वास्प अंदर जाता है, उसको रहने के लिए एक जगह मिल जाती है और यहीं पर वो अंडे बच्चे वगैरह देता है, यहीं पर अपना लाइफ स्पैन पूरा करता है। और फिग के पौधे को भी फायदा होता है। ये वास्प यहां से निकल के जब दोबारा किसी दूसरे पौधे पर जाता है तो पॉलिनेशन में हेल्प करता है। तो पौधे को भी फायदा हो रहा है, पॉलिनेशन में मदद मिल रही है, और वास्प को भी फायदा मिल रहा है। तो ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों ही स्पीशीज, दोनों ही इंटरैक्टिंग स्पीशीज को फायदा मिल रहा है, एक प्लस और दूसरा भी प्लस, दोनों को फायदा मिल रहा है, ऐसो एसोसिएशन को हम लोग कहते हैं म्यूचुअलिज्म। क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म। तो आंसर क्या होगा? म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म दो तरह की होती है, एक कहलाती सिम्बायोसिस और दूसरी कहलाती प्रोटोकॉपरेशन। सिम्बायोसिस में दोनों का साथ साथ रहना जरूरी है, जैसे लाइकेन में एल्गी और फंजाई का साथ साथ रहना जरूरी है, ऑब्लिगेटरी है, मस्ट है, तो ये सिम्बायोसिस है। अगर दो एनिमल्स एक दूसरे की मदद कर रहे हैं लेकिन दोनों का साथ साथ रहना जरूरी नहीं है, तो ये प्रोटोकॉपरेशन है। एक चिड़िया है, वो बफेलो भैंस के ऊपर उसके पैरासाइट को खा रही है, तो भैंस के पैरासाइट कम हो रहे हैं और चिड़िया का पेट भर रहा है, दोनों का फायदा हो रहा है। एक तरह का म्यूचुअलिज्म है, लेकिन ये म्यूचुअलिज्म में दोनों का साथ साथ रहना जरूरी नहीं है। चिड़िया उड़ जाती है, साथ साथ रहना जरूरी नहीं है, प्रोटोकॉपरेशन है, ये नॉन ऑब्लिगेटरी है। तो म्यूचुअलिज्म दो तरह की हो गई, सिम्बायोसिस साथ साथ रहना जरूरी है, लाइकेन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है, और जो बर्ड और बफेलो है दोनों का साथ साथ रहना जरूरी नहीं है,
प्रोटो कॉपरेशन है, इस तरह के म्यूचुअलिज्म को बोलते हैं प्रोटो कॉपरेशन, और ये नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है। ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं, बता दे रहे हैं, लेकिन यहां पर ध्यान रखना म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा हो रहा है। नेक्स्ट देख रहे हैं, द कैपेसिटी ऑफ एन एनवायरमेंट टू पुल ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज नोन एज, एनवायरमेंट की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, टू पुल ऑन ए लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज नोन एज, इंडिविजुअल की संख्या को सीमित कर देना। मान लो एक जंगल में, एक जंगल है, उस जंगल के अंदर, उस जंगल में 100 जानवरों के खाने की व्यवस्था है। उस जंगल के अंदर कितने जीवों का खाना मौजूद है? हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि ज्यादातर एनिमल्स की जो रिसोर्सेज हैं नेचर में वो लिमिटेड हैं। मान लो एक जंगल है, उसमें जंगल में कितने जानवरों के खाने की व्यवस्था है? 100। तो इसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, यानी वो जंगल कितने जानवरों का पेट भर सकता है, कितनों को कैरी कर सकता है? 100 को कैरी कर सकता है। इसे बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। 100 के खाने की व्यवस्था है, तो उस जंगल की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है? 100। अब हुआ क्या, अब जैसे ही जानवरों की संख्या, ये एनिमल की संख्या 100 से ऊपर लगने लगी, तो एनवायरमेंट एक प्रेशर डालता है कि ये संख्या ना बढ़ने पाए। एनवायरमेंट, इनमें एनवायरमेंट एक प्रेशर डालेगा, वहां पे बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, या कुछ और घटना हो गई, दैवीय आपदा हो गई, कोई ऐसी घटना हो गई, या जानवरों के बीच में कंपटीशन चालू हो गया, तो ये संख्या 100 से ऊपर नहीं बढ़ती। तो वो सारे फैक्टर, वो एनवायरमेंट के अंदर मौजूद सारे फैक्टर जो इस पॉपुलेशन के साइज को बढ़ने ना दें, कैरिंग कैपेसिटी तक ही सीमित रखें, जिससे कि आपस में इनमें कंपटीशन ना हो, उन्हें बोलते हैं एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। उन्हें क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। कैरिंग कैपेसिटी क्या हो गई? 100 जीवों के खाने की व्यवस्था थी, तो ये कैरिंग कैपेसिटी हो गई 100। तो वाली इक्वेशन हमने बताई थी, dn बाई डी टी आर एन। इससे पहले बताया मैंने तुम्हें क्वेश्चन में, k माइनस एन बाई के। यहां पर k जो है ये कैरिंग कैपेसिटी, k क्या है? ये कैरिंग कैपेसिटी है। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, dn बाई डी टी आर एन, इसको भी तुम k से डिवाइड कर दो, k को k से, और इसको भी n को भी k से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो गया? dn बाई डी टी आर एन 1 माइनस एन बाई के। ये के कट गया, ये तो ये इक्वेशन इस तरीके से भी लिखी जा सकती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बता दिया, तो ये ध्यान रखना। तो क्या तुमने देख लिया एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। प्रकृति सेलेक्ट करती, नेचुरल सिलेक्शन पिछले क्वेश्चन में हमने बहुत अच्छे से बताया। दैट एक्सप्लेन्स द अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वॉज गिवन बाई। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी किसने दी थी? अरे ये तो तुमको मालूम है, डार्विन की थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन पर बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? नेचुरल सिलेक्शन पर बेस्ड होती है। तो डार्विन की थ्योरी में 2 पॉइंट तुम ध्यान रखना बेटा, एक तो नेचुरल सिलेक्शन और दूसरा डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। नेचुरल सिलेक्शन एंड डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, इन दोनों के मतलब क्या होते हैं? तो डार्विन की थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट हैं। डार्विन ये कहता था कि इंडिविजुअल में हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्शन से बहुत सारे इंडिविजुअल पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं। कुछ ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जिनमें अच्छी वाली वेरिएशंस होती हैं, ये वेरिएशंस पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठा होती रहती हैं और एक नई स्पीशीज बन जाती है। नेचर अच्छी वाली वेरिएशन को सेलेक्ट कर लेता है, ऐसे इंडिविजुअल जिनमें अच्छी वाली वेरिएशन उनको नेचर सेलेक्ट कर लेता है और वो बच जाते हैं, बाकी मारे जाते हैं। तो डार्विन ये कहता था कि वेरिएशंस आती हैं, विभिन्नताएं आती हैं, वेरिएशंस आती हैं और एक नई स्पीशीज बन जाती है। तो डार्विन की जो थ्योरी है कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन पर बेस्ड है, लगातार वेरिएशन जुड़ती जा रही हैं। एक स्पीशीज के बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे, लगातार उनमें वेरिएशंस आ रही हैं। नेचर अच्छी वाली वेरिएशन को हर स्टेप पे सेलेक्ट कर रहा है। तो डार्विन की थ्योरी बेस्ड थी कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन के ऊपर। किसके ऊपर? लगातार वेरिएशंस आ रही हैं, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस। एक बात और ध्यान रखना, जो मेंडल की थ्योरी थी, ये मेंडल के जो लॉज ऑफ थ्योरी थी
वो डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन पर बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? डिसकॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन का मतलब कैसे, जरा समझो। मेंडल कहता था एक तरफ टॉल प्लांट है और एक तरफ ड्वार्फ प्लांट है, जब दोनों के बीच में क्रॉस कराए तो F1 जनरेशन में टॉल पौधे आए। बीच में कोई साइज आता ही नहीं है, टॉल और ड्वार्फ के बीच में कोई साइज नहीं आता है, तो देयर इज नो कंटिन्यूटी, बीच में कोई निरंतरता नहीं है, या तो टॉल है या ड्वार्फ है। F1 में टॉल आ गया, तो डार्विन की थ्योरी लगातार वेरिएशंस के जुड़ने से बन रही है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन पर बेस्ड है, जबकि मेंडल की थ्योरी डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन पर आधारित है। ओपेरिन और हाल्डेन ने जो थ्योरी दी थी, उन्होंने बताया था कि लाइफ की ओरिजिन जो हुई है वो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लाइफ आई। अमोनिया से अमाइनो एसिड बने, अमोनिया से अमाइनो एसिड बने और प्रोटीन्स बनी और उनसे लाइफ पैदा हुई। तो ये ध्यान रखना इनकी थ्योरी, और मिलर के एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव भी करके दिखाया गया था ओपेरिन और हाल्डेन की थ्योरी को। हार्डी वाइनबर्ग क्या है? हार्डी वाइनबर्ग जो रिलेटेड है वो पॉपुलेशन जेनेटिक्स से रिलेटेड है। किससे है? पॉपुलेशन जेनेटिक्स से रिलेटेड है। इनके बारे में हम आगे क्वेश्चंस में तुम्हें बताएंगे, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा? डार्विन। ध्यान रखना क्या हो गया? नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी कौन सी इसमें? डार्विन की थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी। नेक्स्ट देखते हैं, चिपको मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। देखो चिपको मूवमेंट जो कि सुंदर लाल बहुगुणा जी ने स्टार्ट किया था, इनका मकसद था फॉरेस्ट और ट्रीज को बचाना, जंगलों को बचाना। तो वहां जो रूरल एरियाज की, गांव की जो लेडीज थी, उसमें गौरा देवी हैं और भी देवी थी करके बहुत सारी लेडी थी, वो करती क्या थी कि वो पेड़ों पर जा करके ऐसे पेड़ों पे लिपट जाती, उनको पकड़ लेती थी और उनको काटने नहीं देती थी, कि पेड़ों को काटने नहीं देती थी। तो ये जो चिपको मूवमेंट है ये पेड़ों को बचाने के लिए था, फॉरेस्ट को बचाने के लिए गढ़वाल हिमालयाज में सुंदरलाल बहुगुणा जी ने शुरू किया था। ध्यान रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन इकोसिस्टम विच कैन बी इजिली डैमेज्ड बट कैन रिकवर आफ्टर सम टाइम इफ डैमेजिंग इफेक्ट स्टॉप्स विल बी हैविंग। इसको पहले समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक इकोसिस्टम है जो आसानी से नष्ट हो जाता है, इजिली डैमेज हो जाता है, बट कैन रिकवर, लेकिन पुनः सही हो जाता है आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, इफ डैमेजिंग इफेक्ट स्टॉप्स। जिस वजह से वो इकोसिस्टम डैमेज हो रहा था उस वजह को अगर हटा लिया जाए तो इकोसिस्टम फिर से रिकवर होने लग जाता है। विल बी, ऐसे इकोसिस्टम में क्या होगी? अरे भाई एक इकोसिस्टम में क्या हो रहा है? वो जल्दी नष्ट हो रहा है, किसी कारणवश आसानी से डैमेज हो रहा है, तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी। इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बहुत कम होगी। तो लो स्टेबिलिटी है। कैसी है? लो स्टेबिलिटी। लेकिन जैसे ही डैमेजिंग इफेक्ट खत्म हो जाता है ये इकोसिस्टम फिर से वापस आ जाता है, वापस लौटने की क्षमता, रेजिलियंस, बर्दाश्त कर लिया फिर से वापस आ गए जल्दी से, रिलैप्स यानी वापस आ जाना, रेजिलियंस, दोबारा फिर से वापस आ गया। अगर डैमेजिंग इफेक्ट को हटा लिया गया तो दोबारा जल्दी वापस आ जा रहा है, तो हाई रेजिलियंस है। क्या है ये? हाई रेजिलियंस। हाई रेजिलियंस। तो ऐसा इकोसिस्टम जो डैमेजिंग इफेक्ट की वजह से जल्दी नष्ट हो जाता है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, लेकिन जैसे ही डैमेजिंग इफेक्ट रुक जाता है वो तुरंत फिर वापस आ जाते हैं, फिर से स्थापित हो जाता है, तो उसकी हाई रेजिलियंस है। कैसी है? हाई रेजिलियंस। आंसर क्या हो गया? ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड्स कैन बी इन्वर्टेड। देखो इकोलॉजिकल पिरामिड्स दो तरह के होते हैं, अपराइट और इन्वर्टेड। अपराइट का मतलब ये होता है, अपराइट का मतलब होता है नीचे बेस चौड़ा होना चाहिए। बेस कैसा है? ये इधर है, ऐसा है बेस है, ये अपराइट है। इन्वर्टेड पिरामिड वो होते हैं जिनमें बेस जो होता है नीचे छोटा होता है। बेस कैसा है? बेस छोटा है, ये इन्वर्टेड है। कैसे? ये इन्वर्टेड। तो दो तरह के पिरामिड है, अपराइट और इन्वर्टेड। ये जो पिरामिड्स होते हैं वो तीन चीजों के लिए बनते हैं। पिरामिड्स जो बनते हैं वो तीन चीजों के लिए बनते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये तीन चीजों के लिए, कौन कौन सी चीजों के लिए बनते हैं? पिरामिड्स जो बनते हैं वो नंबर के लिए बनते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास
बायोमास के लिए एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब नंबर वाले अपराइट भी हो सकते हैं, इन्वर्टेड भी, बायोमास वाले भी हो सकते हैं ऐसे ही, लेकिन पिरामिड ऑफ नंबर एक चीज ध्यान रखना, ये ऑलवेज अपराइट होता है। कैसा होता है, कभी इन्वर्टेड नहीं होता, ये ऑलवेज अपराइट है, हमेशा सीधा होता है, ऑलवेज अपराइट, ये उल्टा नहीं होता, अपराइट होता है, ऑलवेज अपराइट। लेकिन ये दो अपराइट भी हो सकते हैं और इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, ये दो अपराइट भी हो सकते हैं और इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, ये अपराइट भी हो सकते हैं और इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। तुम अपराइट वाले ध्यान ना देना, ये भी अपराइट हो सकता है और इन्वर्टेड हो सकता है, ये भी अपराइट हो सकता है और ये इन्वर्टेड भी हो सकता है। तुम केवल इन्वर्टेड ध्यान रखना, बाकी सारे अपराइट हैं, इन्वर्टेड केवल ध्यान रखना। इन्वर्टेड में पिरामिड ऑफ नंबर में ट्री इकोसिस्टम है, यहां पर ट्री इकोसिस्टम है, ट्री इकोसिस्टम, पिरामिड ऑफ नंबर ट्री इकोसिस्टम में इन्वर्टेड है, और पैरासिटिक इकोसिस्टम, और पैरासिटिक इकोसिस्टम, पैरासिटिक इकोसिस्टम। ट्री इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर उल्टा कैसे है, जरा देखो उल्टा कैसे है। एक ट्री है, एक ट्री है, इस पे 50 छोटी चिड़िया स्मॉल बर्ड्स हैं, 50 स्मॉल बर्ड्स हैं और 10 लार्ज बर्ड्स हैं। तो नीचे एक है, फिर 50 है, नीचे छोटा है, एक कम है, तो ये इन्वर्टेड है। तो पिरामिड ऑफ ट्री इकोसिस्टम, पिरामिड ऑफ नंबर ट्री इकोसिस्टम में इन्वर्टेड है, ध्यान रखना। पैरासिटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड कैसे है, एक होस्ट है जैसे ह्यूमन बीइंग, इसके ऊपर पिस्सू है, ज़िनोफिला रैटफ्ली है, और रैटफ्ली के ऊपर प्लेग का बैक्टीरिया है, प्लेग बैक्टीरिया। तो होस्ट हो गया ये पैरासाइट, ये पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट, हाइपर पैरासाइट। चूंकि होस्ट की संख्या कम है, एक से शुरू हुआ है, नीचे बेस छोटा है, तो ये इन्वर्टेड है। कैसा ये इन्वर्टेड है। तो पिरामिड ऑफ नंबर में दो इन्वर्टेड ध्यान रखना, एक तो ट्री इकोसिस्टम और दूसरा पैरासिटिक इकोसिस्टम, दूसरा पैरासिटिक इकोसिस्टम। पिरामिड ऑफ बायोमास में, पिरामिड ऑफ बायोमास एक्वेटिक इकोसिस्टम में उल्टा होता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम कह लो, एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये पिरामिड ऑफ बायोमास उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है। अब बायोमास का मतलब वजन। एक तालाब में पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड होता है। देखो पिरामिड ऑफ बायोमास, नॉर्मल जंगल में जाओगे तो अपराइट है, सब जगह अपराइट है, एक जगह छोड़ करके। एक्वेटिक इकोसिस्टम में, पानी के अंदर, पिरामिड ऑफ बायोमास उल्टा है। क्यों उल्टा है? अरे फाइटोप्लैंक्टन से शुरू होता है, फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास हमेशा मछलियों से कम है। फाइटोप्लैंक्टन से शुरू हुई फूड चेन, फाइटोप्लैंक्टन ने को खाया स्मॉल फिश ने, स्मॉल फिश को खाया लार्ज फिश ने, और उसको फिश ईटिंग बर्ड ने खाया, मान लो ऐसा हुआ। तो फाइटोप्लैंक्टन का वजन, बायोमास हमेशा मछलियों से कम होता है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में उल्टा होता है। अब तुम कहोगे खाना कम है, फाइटोप्लैंक्टन कम है। फाइटोप्लैंक्टन को जो जू प्लैंक्टन और फिशेस जो खा रही हैं उनका वजन ज्यादा है, फिशेस का वजन ज्यादा कैसे हो गया? खाना कम है, खाने वाले ज्यादा भारी कैसे हो गए, मोटे कैसे हो गए? फर्क ये है बेटा, फाइटोप्लैंक्टन्स होते तो कम, उनका बायोमास कम है, लेकिन जैसे ही खत्म होते हैं तुरंत रिप्रोड्यूस करके नए बन जाते हैं। तो हमेशा भोजन, हमेशा खाना उपलब्ध रहता है जू प्लैंक्टन और मछलियों के लिए, फिशेस के लिए। एक निश्चित समय में फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास कम होता है, जू प्लैंक्टन मछलियों से कह लो कम होता है, लेकिन इतना रैपिड रेट ऑफ रिप्रोडक्शन की वजह से फाइटोप्लैंक्टन्स आर ऑलवेज अवेलेबल, हमेशा उपलब्ध रहते हैं। बाकी आगे के आगे जू प्लैंक्टन और फिशेस वगैरह के लिए उपलब्ध हैं। तो ये ध्यान रखना कि एक निश्चित समय में फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास हमेशा आगे के ट्रॉफिक लेवल से कम है। और पिरामिड ऑफ बायोमास एक्वेटिक इकोसिस्टम में, चाहे वो पॉन्ड हो, लेक हो, सी हो, इन्वर्टेड है। एक्वेटिक ध्यान रखना, एक्वेटिक में सब आ गया। तो इन्वर्टेड पिरामिड हमको तो कहां देखने को मिल रहा है? पिरामिड ऑफ नंबर में ट्री इकोसिस्टम में और पैरासिटिक में, और पिरामिड ऑफ बायोमास में एक्वेटिक इकोसिस्टम में। ये वाला कई बार पूछा गया है। पॉन्ड में, लेक में, सी में पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड है, पिरामिड ऑफ एनर्जी कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता, ये ऑलवेज अपराइट है। क्या है ये? ऑलवेज अपराइट।
तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पूछ रहा है इन्वर्टेड कौन कौन से हैं। इन्वर्टेड देखो ये वाला इन्वर्टेड कौन कौन से, पिरामिड ऑफ एनर्जी कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता, पिरामिड ऑफ नंबर हो सकता है, यहां पर इन्वर्टेड है, और पिरामिड ऑफ बायोमास भी हो सकता है, यहां पर इन्वर्टेड है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड सी, ओनली बी एंड सी, ओनली बी एंड सी। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए बी सी एंड डी गिवन इन द फिगर with respect to the relative contribution of various greenhouse gases to global warming। ग्लोबल वार्मिंग में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका रिलेटिव कंट्रीब्यूशन क्या है, रिलेटिव कंट्रीब्यूशन क्या होता है। तो इसमें तुम देखो सबसे ज्यादा जो है कंट्रीब्यूशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, सबसे ज्यादा किसका है, ऐसा समझ लो N2O का, N2O का लगभग 6% है। N2O के बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 14% है। मीथेन राइस फील्ड चावल के खेतों से निकलती है, यह ग्रीन हाउस गैस, इसका लगभग 20% है। और कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग में जो कंट्रीब्यूशन है वो 60% है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये सबसे कम है N2O का लाफिंग गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो देख लेते हैं सीक्वेंस क्या है, N2O, CFC, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये बढ़ते हुए क्रम में है। ये आपका सही हो गया। द परसेंटेज ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म स्पीशीज फेसिंग एक्सटिंक्शन इज, कितने परसेंट जिम्नोस्पर्म के विलुप्त होने का खतरा है। तो इसमें बेटा तुम ध्यान रखना, जो एनसीईआरटी ने दे रखा है उसमें 31% जिम्नोस्पर्म्स हैं, 31% जिम्नोस्पर्म्स। 31% ऐसे जिम्नोस्पर्म हैं जिनको विलुप्त होने का खतरा है, दे आर फेसिंग रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। ये स्मॉलेस्ट ग्रुप है पौधों का। अब सबसे कम तरह के पौधे जो दुनिया में बचे हैं वो जिम्नोस्पर्म हैं। केवल 70 जनरा हैं, केवल 70 जनरा हैं लगभग। जैसे साइकस है, एक जनरा हो गया, पाइनस एक जनरा, एफिड्रा एक जनरा, इस तरह के 70 जनरा केवल दुनिया में बचे हैं। सबसे छोटा ग्रुप है और विलुप्त होने का खतरा इसको बहुत है। तो 31% तुम्हारे जिम्नोस्पर्म है। तो आंसर क्या हो गया, द परसेंटेज ऑफ जिम्नोस्पर्म 31%। सबसे एनिमल्स में सबसे ज्यादा विलुप्त होने का खतरा किसको है, ये एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियंस को विलुप्त होने का खतरा है 32%। कितना है, 32। 23% मैमल्स हैं, 23% मैमल्स है दुनिया में जिनको विलुप्त होने का खतरा है, दे आर फेसिंग रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। और 12% है बर्ड्स, कितनी हैं, 12% चिड़ियां, इनको विलुप्त होने का खतरा है। तो ये ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी ने दे रखा है। आंसर हो गया तुम्हारा 31 जिम्नोस्पर्म। ठीक है। 26 द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन, दुनिया में कितनी स्पीशीज जो है वो खोजी जा चुकी हैं, ढूंढी जा चुकी हैं, वो ध्यान कर लेना। 1.7 to 1.8 मिलियन है। कितनी स्पीशीज खोजी जा चुकी हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन, या इसको कह सकते हो 17 लाख। 1.7 को 17 लाख कह सकते हो। मिलियन में 10 की पावर 6 होता है, ध्यान रखना। 1 मिलियन मतलब 10 की पावर 6, मिलियन का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर 6। तो 1.7 का मतलब हो गया 17 लाख। 17 से 18 लाख स्पीशीज खोजी जा चुकी हैं। लेकिन एक्सपेक्ट, अनुमान कितना है कि दुनिया में कितनी स्पीशीज अभी है मौजूद, जिनको बहुत सारी स्पीशीज अभी खोजी जानी बाकी हैं, वो लगभग है 7 मिलियन, यानी 70 लाख। 7 मिलियन स्पीशीज एक्सपेक्टेड हैं और 70 लाख स्पीशीज दुनिया में मौजूद हैं। केवल खोजी कितनी गई अभी, केवल उनमें से 17 से 18 लाख ही खोज पाए हैं। 7 मिलियन और 70 लाख स्पीशीज दुनिया में मौजूद हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो आंसर क्या है, ये ध्यान रखना, 1.7 to 1.8 मिलियन। इफ फाइटोप्लैंक्टॉन्स आर डिस्ट्रॉयड इन द सी, कहता अगर फाइटोप्लैंक्टॉन्स को समुद्र में नष्ट कर दिया जाए तब क्या होगा, एल्गी विल गेट मोर स्पेस टू ग्रो। अरे फाइटोप्लैंक्टॉन्स मराइन एल्गी ही तो है। फाइटोप्लैंक्टॉन्स में आते कौन से हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स में आते हैं तुम्हारे डाइटम्स,
डाइनोफ्लैजेलेट्स, बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, और इनको कुछ लोग नॉर्मली इनको प्रोटिस्ट कहते हैं, इस वाले को डायटम्स और डाइनोफ्लैजेलेट प्रोटिस्ट हैं, लेकिन डायटम्स और डाइनोफ्लैजेलेट को कुछ साइंटिस्ट इनको आज भी मैराइन एल्गी बोलते हैं, मैराइन एल्गी, तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं। कह रहा फाइटोप्लैंक्टॉन्स अगर नष्ट कर दिए जाएं, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस यही करते हैं, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस इन्हीं में ही होती है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? यही। तो एल्गी विल गेट मोर स्पेस टू ग्रो ना, प्राइमरी कंज्यूमर्स विल ग्रो लग्जूरियंटली। अरे डायटम्स और डाइनोफ्लैजेलेट को, फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं, जूप्लैंक्टॉन्स, क्रस्टेशियंस वगैरह भी हो सकते हैं। तो कह रहा जब ये फाइटोप्लैंक्टन नहीं होंगे तो जूप्लैंक्टन यानी प्राइमरी कंज्यूमर बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। अरे कैसे करेंगे? जब इन्हीं को देख खाते हैं फाइटोप्लैंक्टन को। इट विल इफेक्ट द फूड चेन, अरे फूड चेन तो प्रभावित हो जाएगी बिल्कुल। अरे फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, जब फाइटोप्लैंक्टॉन्स कम हो जाएंगे तो जूप्लैंक्टॉन्स जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो फूड चेन क्या होगी? गड़बड़ हो जाएगी। तो आंसर हो गया इट विल अफेक्ट द फूड चेन। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टेटमेंट टाइगर इज इन द एपेक्स ऑफ फूड चेन। कहते हैं टाइगर सबसे फूड चेन में सबसे ऊपर होता है, एपेक्स मतलब सबसे ऊपर है, टाइगर फूड चेन में सबसे ऊपर है बेटा। क्या कारण है? टाइगर हैज मैनी एनिमीज, टाइगर के बहुत सारे दुश्मन होते हैं। अरे टाइगर के दुश्मन कहां होते हैं? टाइगर हैज मैक्सिमम बायोमास, टाइगर का बायोमास ज्यादा होता है, उससे ज्यादा बायोमास तो एलिफेंट, उसका वजन, एलिफेंट का वजन टाइगर से ज्यादा है। टाइगर इज ओमनीवोरस, टाइगर सबको खा जाता है, शाकाहारी भी है मांसाहारी भी है। कहां शाकाहारी है टाइगर? टाइगर इज डिपेंडेंट अपॉन ए लार्ज नंबर ऑफ हर्बीवोर्स, टाइगर बहुत सारे हर्बीवोर को खाता है। तो टाइगर क्या करता है? टाइगर बहुत सारे हर्बीवोर को खाता है। ये हिरन को भी खा जाता है, ये मछली भी खा सकता है, ये रैबिट को भी खा सकता है, ये बारहसिंगे को भी खा सकता है, वाइल्ड बीस्ट को खा सकता है, बफेलो को खा सकता है। टाइगर बहुत सारे हर्बीवोर को खा सकता है। ये हर्बीवोर इसको भी खा लेगा, इसको भी खा लेगा, इसको भी खा लेता है। तो कई एक फूड चेन से ये जुड़ जाता है और इसीलिए टॉप पे आ जाता है। इसलिए क्या आ जाता है? ये टॉप पर आ जाता है। तो ये टाइगर कहां पहुंच गया? ये टाइगर यहां पहुंच गया, इस वाली फूड चेन में भी है, इस वाली फूड चेन में भी, इस वाली फूड चेन में टॉप पर है। कहां है? टॉप पर है। तो टाइगर इज डिपेंडेंट अपॉन ए लार्ज नंबर ऑफ हर्बीवोर। इससे फायदा क्या होता है? टाइगर सभी तरह के हर्बीवोर को खाता है, ये हिरन को भी खाता है, बारहसिंगे को भी खाता है, और ये बफेलो को भी खाता है, यानी वाइल्ड बफेलो को भी खाता, सपोज करो। तो सबकी संख्या को सीमित कर देता है, कम कर देता है, जिससे उनमें आपस में कंपटीशन पेड़ पौधों और घास के लिए नहीं होता है, और सब के सब बच जाते हैं। जब सब के सब बच जाएंगे तो बायोडायवर्सिटी का लॉस नहीं होता है। तो टाइगर डायवर्सिटी यानी बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करने का काम कर रहा है। टाइगर गंदा नहीं है बेटा, अच्छा होता है। तुम तो सोचते हो वो हिरन को खाता है, वो हमारे मासूम हिरन को, वो गंदा होता है? गंदा थोड़ी ना होता है। वो थोड़े से हिरन भी खा लेता है, थोड़े से तुम्हारे हिरन के अलावा तुम्हारा बारहसिंगे को भी खा लेता है, थोड़ा सा तुम्हारा जो है बफेलो को भी खा लेता है, वाइल्ड बीस्ट को भी खा लेता है। तो सबकी संख्या को जब सीमित कर देगा तो पौधों के लिए, घास के लिए जो कि कम है, आपस में कंपटीशन नहीं होगा, सारे के सारी स्पीशीज बच जाएंगी। तो बायोडायवर्सिटी को बचाने का काम कर रहा है टाइगर। तो टाइगर जो होता है ये बायोडायवर्सिटी को बचा रहा है, अच्छा होता है, गंदा नहीं होता। तो टाइगर जो कि एक प्रीडेटर है, शिकारी है, और हिरन एक प्रे है, शिकार है, यह ध्यान रखना। तो टाइगर करता क्या है? ये प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल भी करता है, बहुत सारे हिरन को बढ़ने नहीं देगा, उनको कम कर देगा ताकि उनमें आपस में कंपटीशन ना हो। बायोडायवर्सिटी को मेंटेन कर रहा है प्रीडेटर टाइगर, सभी को बचा ले रहा है, सबको थोड़ा थोड़ा खाता है। और टाइगर को जब भूख लगती है तभी वो शिकार करेगा, और जितना शिकार करता है वो पूरा खा जाएगा, उसको वेस्ट नहीं करता। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि उसको मालूम है अगर शिकार खत्म हो गया, हिरन खत्म हो गए तो वो भी मर जाएगा। तो नेचर में जो प्रीडेटर यानी टाइगर होते हैं वो प्रूडेंट होते हैं, होशियार होते हैं। वो अपनी प्रे को एक्सप्लॉइट नहीं करते, उसका शोषण नहीं करते,
जब भूख लगेगी और जितनी भूख लगेगी उसी हिसाब से वो शिकार करते हैं, पूरा खाते हैं, वेस्ट नहीं करते हैं। तो प्रेडेटर यानी टाइगर प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, बायोडायवर्सिटी को मेंटेन रखता है, और तीसरी बात प्रूडेंट यानी होशियार रहता है और प्रे का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करता, उसका शोषण नहीं करता। तो हमसे तो बेहतर है टाइगर। ध्यान रखना, दावतों में कितना तुम बर्बाद करते हो खाना, तुम ध्यान देना, गड़बड़ है, सही करना। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट सीक्वेंस अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से करेक्ट कौन सा है? करेक्ट क्या है जरा देखो। इवोल्यूशन में सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन, इसके बाद पेलियोजोइक, पेलियोजोइक के बाद मीजोजोइक एरा के बाद सीनोजोइक एरा। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बेटा याद कर लेना, थोड़ी सी बातें हम तुमको यहां पे बता दे रहे हैं। ऐसे सीक्वेंस है ये। पेलियोजोइक में एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, यहां पर इनवर्टिब्रेट्स बहुत सारे थे, इनवर्टिब्रेट्स। एज ऑफ फिशेस यहां पर फिशेस, एज ऑफ फिशेस कहलाता है, और एज ऑफ बर्ड्स, सॉरी बर्ड्स नहीं, एम्फीबियंस। तो पेलियोजोइक एरा एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, एज ऑफ फिशेस और एज ऑफ एम्फीबियंस। मीजोजोइक एरा एज ऑफ रेप्टाइल्स है, एज ऑफ रेप्टाइल्स। डायनासोर्स थे यहां पर बहुत ज्यादा इस समय, डायनासोर का काल है ये, एज थे यहां पर बहुत सारे थे। एज ऑफ रेप्टाइल्स मीजोजोइक। सीनोजोइक एज ऑफ मैमल्स, एज ऑफ मैमल्स। सीक्वेंस क्या हो गया देख लो बेटा, सीक्वेंस तुम्हारा ये हो गया पेलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक, वो फुल सीक्वेंस है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। द एसेल्युलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड अराउंड। देखो ओरिजिन में थोड़ा सा याद कर लेना कैसे किसकी ओरिजिन हुई है। यूनिवर्स की ओरिजिन जो हुई है, यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स अगो, और इसको अगर 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो मिलियन ईयर्स अगो हो जाएगा, MOY। मिलियन हो गया 10 की पावर 6 और बिलियन हो गया 10 की पावर 9, 10 की पावर 9। ठीक है, अब देखो यूनिवर्स की एज हो गई 20 बिलियन ईयर्स अगो। अर्थ की एज कितनी मानी गई है? अर्थ की एज मानी गई है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। अर्थ के ऊपर जो लाइफ है उसकी एज मानी गई है, कोसर्वेट्स वगैरह सब आए थे 4 बिलियन ईयर्स अगो, 4 बिलियन ईयर्स अगो। ए सेल्यूलर फॉर्म्स थे, सबसे पहले ए सेल्यूलर फॉर्म्स आए। ए सेल्यूलर फॉर्म्स आए थे 3 बिलियन ईयर्स अगो। फिर आए थे सेल्यूलर फॉर्म्स, सेल की ओरिजिन सेल्यूलर फॉर्म्स आए थे, ये 2 बिलियन ईयर्स अगो, इतने साल पहले आए थे। तो क्या पूछ रहा है? ए सेल्यूलर फॉर्म्स है 3 बिलियन, इसको मिलियन में कन्वर्ट कर लो 10 की पावर 3 से, तो हो जाएगा 3000 मिलियन ईयर्स अगो। तो आंसर हो गया तुम्हारा 3000 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये आंसर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 31। When selection acts to eliminate both extremes from an array of phenotypes, the frequency of intermediate type, which is already present in more, gets increased. This type of selection is called. देखो 3 तरह के नेचुरल सिलेक्शन होते हैं, पहले ऐसे समझो। 3 तरह के नेचुरल सिलेक्शन होते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। एक नेचुरल सिलेक्शन है बेटा, देखो ये 3 तरह के नेचुरल सिलेक्शन है। एक जो नेचुरल सिलेक्शन है इसमें नॉर्मल ग्राफ मान लो, तीनों में नॉर्मल ग्राफ ऐसे, ये है ये नॉर्मल ग्राफ हम बना रहे हैं, तीनों में एक सेम एक जैसा ग्राफ। अब देखो नेचुरल सिलेक्शन 3 तरह का है, ये एक्सट्रीम कहलाती हैं। ये क्या है? ये एक्सट्रीम, और ये तुम्हारा जो है ये बीच वाला है, इंटरमीडिएट है, ठीक है।
मान लो ये एक्सट्रीम है, एक किनारा, ये किनारा, ये बीच वाला पार्ट है। अगर मान लो ये वाले इधर वाले इंडिविजुअल्स हैं और ये वाले इंडिविजुअल्स हैं, ये कम होते चले जा रहे हैं, नेचर बीच वालों को सेलेक्ट कर रहा है। नेचर किसको सेलेक्ट कर रहा है? बीच वाले। तो बीच वाले ऐसा होगा, ये बढ़ते जा रहे हैं। बीच वाले क्या हो रहे हैं? ये बढ़ते जा रहे हैं। तो पीक जो होती है ऊपर होती जा रही है। पीक क्या हो रही है? पीक ऊपर होती जा रही है। इस तरह के नेचुरल सिलेक्शन को कहते हैं स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन में जो मीन वैल्यू है, यानी बीच जो पीक है, ये सिर्फ ऊंची होती जा रही है, अपनी जगह पे रुकी है। बीच वाले इंडिविजुअल बढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, मान लो कैपिटल है और ये स्मॉल ए है और इधर कैपिटल ए स्मॉल ए। तो प्रकृति कौन से इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर रही है? सपोज करो ये वालों को सेलेक्ट कर रही है। तो ये पीक पहले यहां पर थी, तो ये वाले बढ़ते जा रहे हैं, ये पीक ऊंची होती चली जा रही है। तो इस तरह के नेचुरल सिलेक्शन को बोलते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ऐसा सिलेक्शन तुमको कहां देखने को मिलता है? ह्यूमन ग्रोथ के बेबीज में। देखो, वो बच्चे जिनका वजन बहुत कम है और वो बच्चे जिनका वजन बहुत ज्यादा है, अक्सर उनमें मॉर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर ज्यादा होती है। ज्यादातर बच्चे वही सरवाइव करते हैं जिनका वेट जो होता है वो मीडियम है, बीच में है, ना बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है। तो बीच वजन वाले बच्चे सरवाइव ज्यादा कर रहे हैं। तो बीच वाले, ये समझ लो, तो बीच वाले बच्चे ज्यादा बचे जा रहे हैं, तो वो पीक क्या हो रही? ऊपर होती जा रही है। बहुत कम वजन वाले मारे जा रहे हैं, बहुत अधिक वाले वजन वाले भी मारे जा रहे हैं। तो पीक ये होता है, ये बढ़ती चली जा रही है। ऐसा सिलेक्शन हमको वहां पर देखने को मिलता है जहां पर एनवायरमेंट कांस्टेंट है, एनवायरमेंट में ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं, मीन वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता। हालांकि पीक बस ऊंची होती जा रही है। पीक क्या, इधर से कम होते जा रहे हैं, इधर से भी इंडिविजुअल कम होते जा रहे हैं। इस तरह के नेचुरल सिलेक्शन को तुमने क्या कहा? स्टेबलाइजिंग। दूसरा देखो, नॉर्मल ग्राफ ये है। दूसरे ग्राफ में जो है, ये ग्राफ ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया। क्या हो गया? ये ग्राफ ऐसे हो गया। अब देखा तुमने, ये ग्राफ ऐसे, एक पीक कम हो, ये इधर से, इधर वाले इंडिविजुअल कम हो रहे हैं और इधर वाले इंडिविजुअल बढ़ रहे हैं। अभी तक तो ऐसा था, यहां तक तो ये इधर वाले इंडिविजुअल, इधर ये ग्राफ जो था इधर खिसक गया है, इधर वाले इंडिविजुअल कम होते जा रहे हैं और इधर वाले बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह के नेचुरल सिलेक्शन को हम कहते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन में तुम्हें देखने को मिलेगा एक तरह के कीड़े में, उस कीड़े को बोलते हैं पेपर्ड मॉथ। उस कीड़े को क्या बोलते हैं? पेपर्ड मॉथ। जब पॉल्यूशन नहीं था तो ये कीड़े, इनमें जो दो तरह के थे, एक व्हाइट कलर के थे और एक ग्रे कलर के थे, एक लाइट कलर के थे, हल्के रंग के थे, और एक गहरे रंग के थे। तो जब पॉल्यूशन नहीं था और ये कीड़े पेड़ों पर बैठते थे, तो उनमें से व्हाइट वाले कीड़े प्रीडेटर को दिखाई नहीं पड़ते थे, लेकिन ब्लैक वाले कीड़े दिखाई पड़ते थे। तो प्रीडेटर जो है, जो व्हाइट बैकग्राउंड पे जो काले कीड़े बैठते थे, पेपर्ड मॉथ, बिस्टन बिटुलेरिया, तो ये कीड़ा दिखाई पड़ जाता था बेटा। तो प्रेडेटर किसको खा लेगा बताओ? अरे पॉल्यूशन नहीं है, पौधों के ऊपर जो बैठ रहे हैं कीड़े, जो ब्लैक वाले हैं, वो आसानी से प्रेडेटर को दिखाई पड़ रहे हैं। तो ब्लैक कम हो रहे थे, और कैसे थे? ब्लैक कम हो रहा है, व्हाइट वाले ज्यादा थे। लेकिन पॉल्यूशन बढ़ा, पॉल्यूशन बढ़ने से ये पॉल्यूशन जो कार्बन है, ये जाकर के पेड़ों से भी चिपका। तो बैकग्राउंड जो कि पहले लाइट कलर की थी, वो डार्क कलर की हो गई। अब ये जो पेपर्ड मॉथ है, जाकर के जब ये बैकग्राउंड पेड़ों पर बैठा, जाकर के जो लाइट कलर वाला था, वो बैकग्राउंड डार्क होने की वजह से दिखाई पड़ने लग गया। तो प्रेडेटर को, शिकारी को, व्हाइट वाले दिखने लग गए और ग्रे वाले नहीं दिख रहे। तो व्हाइट वालों की संख्या क्या हो गई? कम होने लग गई। तो शुरुआत में व्हाइट वालों की संख्या ज्यादा थी, व्हाइट वाले पेपर्ड मॉथ। पॉल्यूशन के बाद व्हाइट वाले कम होने लग गए, ब्लैक वाले बढ़ने लग गए। तो ये ग्राफ इधर से इधर खिसक गया। इस तरह के नेचुरल सिलेक्शन को हम कहते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होता है? ये जो ग्राफ एक दिशा की तरफ भाग रहा है, यहां पर भाग नहीं रहे, पीक ऊंची हो रही है, स्टेबलाइजिंग है। स्टेबलाइजिंग में हमने तुम्हें एग्जांपल बताया था, ह्यूमन बेबीज की जो बर्थ रेट है, यहां पर ह्यूमन हाइट भी आ सकता है, स्किन कलर भी आ सकता है,
ह्यूमन हाइट में बहुत छोटे कद वाले इंडिविजुअल और बहुत लंबे इंडिविजुअल कहां दुनिया में मिलते हैं? वो कम दिखते हैं। बीच हाइट वाले ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। वो स्टेबलाइजिंग में आएगा। किसमें? स्टेबलाइजिंग। पेपर्ड मॉथ में व्हाइट वाले पहले ज्यादा थे, ये कम होने लग गए, ब्लैक वाले बढ़ने लग गए। ग्राफ इधर खिसक रहा है, डायरेक्शनल है। कैसा है? डायरेक्शनल। तीसरा देखो, तीसरा जो नेचुरल सिलेक्शन है वो कहलाता है डिसरप्टिव। इसमें क्या होता है? इधर वाले, इसमें हमको दो पीक मिलती हैं। इधर वाले बढ़ रहे हैं और बीच वाले कम हो रहे हैं। सपोज करो ये कैपिटल ए वाले बढ़ गए, स्मॉल ए वाले बढ़ गए और कैपिटल ए स्मॉल ए वाले कम होते जा रहे हैं। तो हमको ऐसे में दो पीक दिखाई पड़ती हैं। इस वाले सिलेक्शन में हमको दो पीक दिखाई पड़ती है, एक ये पीक, एक ये पीक। ये खत्म होने लगा, ये पीक, एक पीक। इस तरह के नेचुरल सिलेक्शन को हम कहते हैं डिसरप्टिव। इसको क्या बोलते हैं? डिसरप्टिव। ऐसा कहां दिखाई पड़ता है? एक स्नेल है, स्नेल में जो डार्क कलर वाले हैं और जो लाइट कलर वाले हैं वो तो बच जाते हैं बैकग्राउंड में, रॉक्स वगैरह चट्टानों पर छिप करके। डार्क वाला डार्क बैकग्राउंड पे बैठ जाएगा, लाइट वाला लाइट बैकग्राउंड पे बैठ जाता है और अपने शिकारी को दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जो इंटरमीडिएट बीच के कलर वाले होते हैं वो दिखाई पड़ जाते हैं और प्रेडेटर उन्हें, शिकारी उन्हें खा लेता है। तो बीच वाले कम हो रहे हैं, डार्क कलर वाले, लाइट कलर वाले बढ़ते जा रहे हैं। जो दोनों के बीच के कलर के हैं वो शिकारी उनको आसानी से ढूंढ ले रहा है, वो कम होते चले जा रहे हैं। तो यहां पर हमको दो पिक्स मिलती हैं। इस तरह के नेचुरल सिलेक्शन को बोलते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन। स्नेल्स वगैरह में देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो गया? व्हेन सिलेक्शन एक्ट्स टू एलिमिनेट बोथ एक्सट्रीम। जब दोनों ही एक्सट्रीम खत्म हो रही है, ये वाली एक्सट्रीम भी खत्म हो रही है, ये वाली एक्सट्रीम भी खत्म हो रही है, फ्रॉम एन एरे ऑफ फिनोटाइप, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरमीडिएट टाइप, बीच वाले जो इंटरमीडिएट हैं ये वाले, विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन मोर, जो पहले से ही ज्यादा है इनसे और इनसे, पहले से ही ज्यादा है, गेट्स इंक्रीज, और बढ़ गए और इतने बढ़ गए। दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन, इस तरह के सिलेक्शन को क्या बोलते हैं? इस तरह के सिलेक्शन को बोलते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए इसमें ज्यादा मैंने समय दिया तुम्हें। नेक्स्ट देखते हैं 32. In increasing order of organizational complexity, which one of the following is the correct sequence? ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से या ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से करेक्ट सीक्वेंस क्या है? देखो सिंपल है। इकोलॉजी की सबसे छोटी यूनिट होती है ऑर्गेनिज्म। इकोलॉजी की सबसे छोटी यूनिट होती है ऑर्गेनिज्म। एक जैसे ऑर्गेनिज्म मिल करके स्पीशीज बनाते हैं। जैसे कुत्ता है, बहुत एक जैसे कुत्ते मिल करके आपस में एक स्पीशीज है। कुत्ता क्या है कि स्पीशीज है। एक कुत्ता क्या है कि स्पीशीज है, बिल्ली क्या है कि स्पीशीज है। तो ऑर्गेनिजम्स यानी स्पीशीज, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिल करके, एक ही स्पीशीज के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिल करके ये बनाते हैं पॉपुलेशन। ये बनाते हैं पॉपुलेशन। जैसे डॉग, कुत्ता एक स्पीशीज है, एक ऑर्गेनिज्म है। बहुत सारे कुत्ते मिल करके पॉपुलेशन बनाते हैं, कुत्तों की एक पॉपुलेशन तैयार हो गई। अब जंगल में तुम जाओगे, वहां शेर की भी पॉपुलेशन है, हिरन की भी पॉपुलेशन है, वहां पर तुम्हारे बारहसिंघा की भी पॉपुलेशन है, वहां पर तुम्हें लोमड़ी की भी पॉपुलेशन है। डिफरेंट पॉपुलेशंस मिल करके बनाती है कम्युनिटी। पॉपुलेशंस मिल करके क्या बनाती हैं? कम्युनिटी बनाती हैं। कम्युनिटी और एनवायरनमेंट, इस कम्युनिटी के ऊपर एनवायरनमेंट का भी असर पड़ेगा। कम्युनिटी और एनवायरनमेंट ये दोनों मिलकर के बनाते हैं इकोसिस्टम। क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम्स मिल करके बनाते हैं बायोम्स, और बायोम्स मिल करके बनाते हैं बायोस्फीयर। बायोम्स मिलकर के बनाते हैं बायोस्फीयर। ये इकोलॉजी की हायरार्की है। इकोलॉजी की सबसे छोटी यूनिट क्या है? ऑर्गेनिज्म। एक जैसे ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन। डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलकर के क्या बनाती है? कम्युनिटी। कम्युनिटी और फिजिकल एनवायरनमेंट मिलकर क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम। ढेर सारे इकोसिस्टम मिलकर बनाते हैं बायोम, और बायोम मिलकर बनाते हैं बायोस्फीयर। अर्थ को हम कहते हैं ये लार्जेस्ट बायोस्फीयर है। ऐसा गोला, ऐसा बायो का मतलब लिविंग,
और स्फीयर का मतलब गोला, ऐसा गोला जिसके अंदर लिविंग बीइंग पाए जाते हैं वो बायोस्फीयर है। तो ये हायरार्की ध्यान रखना। इस हिसाब से तुम्हारा देखो कौन सा सही हो गया, स्पीशीज, स्पीशीज मिलके पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी, कम्युनिटी मिलके इकोसिस्टम, ये सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डीकंपोजिशन इज फॉल्स। डिकंपोजिशन को लेकर के इनमें से गलत क्या है। इनमें 3 सही है, कौन कौन से सही है देखें। वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरमेंट फेवर्स डिकंपोजिशन, गर्म और नर्म वातावरण डिकंपोजिशन को फेवर करता है, बिल्कुल सही। अरे गर्मी में और जब नमी ज्यादा हो तो डिकंपोजिशन फास्ट हो जाता है, चीजें जल्दी सड़ जाती हैं। जहां गर्मी होती है, गर्मी में देखो तुम्हारा खाना जल्दी खराब हो जाएगा, गर्मी होगी नमी होगी खाना जल्दी खराब हो जाएगा, तो ये सही है। डिकंपोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डिट्राइटस इज रिच इन काइटिन एंड लिग्निन। अरे काइटिन और लिग्निन आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। पूरा कॉकरोच तुम्हारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, गायब हो जाएगा, लेकिन उसका एक्सोस्केलेटन पड़ा रहता है काफी समय तक। प्लांट का पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा नष्ट हो जाएगा, लेकिन लिग्निन, स्क्लेरेनकाइमा आसानी से नष्ट नहीं होता। तो डिकंपोजिशन स्लो हो जाता अगर उसके अंदर काइटिन और लिग्निन मौजूद है, ये भी सही है। अर्थवर्म डेट्रीवोर है, बिल्कुल सही है। अर्थवर्म करता क्या है, अर्थवर्म जो होता है डिट्राइटस, जो ऑर्गेनिक मैटर उसके छोटे छोटे टुकड़े काट देता है, तो ये फ्रैगमेंटेशन करता है, तो ये एक तरह का डेट्रीवोर है। क्या है, डेट्रीवोर है, ये भी सही है। फिर कहता है प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल हॉरिजॉन एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन। देखो थोड़ा कायदे समझो। प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ये मान लो ये है, ये सॉइल है। सॉइल के पास, सॉइल में बारिश हुई, यहां पे पानी जमा हो गया, यहां पे पानी जमा हो गया, तो सॉइल के अंदर कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम है, ये बारिश के पानी में घुल जाता है और नीचे जाकर के जमा हो जाता है। ये कैल्शियम नीचे पहुंच जाता है, नीचे के हॉरिजॉन में चला गया। तो पानी के साथ इनऑर्गेनिक मिनरल्स का घुल करके सॉइल के नीचे हॉरिजॉन में चले जाना और पौधों को उपलब्ध ना होना, इसे लीचिंग कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, दिस इज लीचिंग, इसे लीचिंग कहा जाता है, ये लीचिंग है। तो बहुत सारे मिनरल्स पानी में घुल करके, सॉइल में बहुत सारे हॉरिजॉन होते हैं, ओ होता है, ए हॉरिजॉन होता है, बी हॉरिजॉन होता है। तो बहुत सारे मिनरल्स जो सॉल्युबल होते हैं इनऑर्गेनिक, वो पानी में घुल करके नीचे चले जाते हैं और नीचे सॉइल हॉरिजॉन में जमा हो जाते हैं और पौधों को उपलब्ध नहीं होते, अनअवेलेबल हैं। इस प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं। यहां पर इसने लीचिंग नहीं लिखा, यहां पर मिनरलाइजेशन लिख दिया, ये गलत है। यहां क्या होना चाहिए, लीचिंग। देखो लीचिंग और एक होती है परकोलेशन, पानी मिट्टी में जा रहा है और नीचे जलता जा रहा है, दिस इज परकोलेशन। पानी अपने साथ इनऑर्गेनिक मिनरल्स जैसे कैल्शियम को घोल करके नीचे ले जा रहा है मिट्टी में, लीचिंग है। क्या है, लीचिंग। तो सॉल्युबल मिनरल को पानी घोल के नीचे ले जा रहा है, लीचिंग। पानी सिर्फ नीचे जा रहा है, परकोलेशन या इनफिल्ट्रेशन। परकोलेशन सिर्फ पानी जा रहा है, मिनरल्स को घोल के ले जा रहा है, लीचिंग। ध्यान रखना। ये मिनरलाइजेशन क्या आता है, ये मिनरलाइजेशन का मतलब ये होता है ह्यूमस होता है। ह्यूमस में विशेष प्रकार के बैक्टीरिया रहते हैं, उसके अंदर से मिनरल्स को बाहर निकालते हैं स्लोली, बहुत धीमी गति से। कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया ह्यूमस के अंदर, खाद के अंदर से मिनरल्स को बाहर जो निकालते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं मिनरलाइजेशन। ये डिकम्पोजिशन का एक स्टेप है। तो आंसर क्या है, ये गलत है। यहां पर मिनरलाइजेशन की जगह लीचिंग होना था, तो ये गलत है। ये आंसर तुम्हारा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा इन ए पॉपुलेशन दैट इज इन हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी वाइनबर्ग को समझ लेना बेटा। देखो मेंडल की जेनेटिक्स इंडिविजुअल पर बेस्ड थी। एक मटर का पौधा है, उसके अंदर कैपिटल टी है, इसलिए वो टॉल है। लेकिन हार्डी वाइनबर्ग पॉपुलेशन जेनेटिक्स से रिलेटेड है। एक पॉपुलेशन के अंदर मान लो 100 इंडिविजुअल है, उसमें कितने ऐसे इंडिविजुअल है जिनके पास कैपिटल ए है और कितने ऐसे जिनके पास स्मॉल ए है।
या कितने ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनके पास कैपिटल ए है, कितने ऐसे जिनके पास स्मॉल ए है, और कितने ऐसे जिनके पास कैपिटल ए स्मॉल ए है। एक पॉपुलेशन के अंदर एलील के डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है, ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स है। हार्डी वाइनबर्ग ने दो इक्वेशंस दी थी, बेटा ध्यान रखना। हार्डी वाइनबर्ग इक्वेशंस, पहली इक्वेशन थी इनकी कि एक पहली इक्वेशन थी P प्लस Q इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन थी फॉर एलिलिक फ्रीक्वेंसी, एक पॉपुलेशन के अंदर एलील की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। अब कहोगे एलील की फ्रीक्वेंसी, एक पॉपुलेशन मान लो 100 इंडिविजुअल की पॉपुलेशन है, उनमें से कितने ऐसे हैं जिनके पास कैपिटल ए है और कितने ऐसे हैं जिनके पास स्मॉल ए। कैपिटल ए को कहते हैं डोमिनेंट एलील और स्मॉल को कहते हैं रिसेसिव एलील। तो एक पॉपुलेशन के अंदर एलील की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या दिया उन्होंने, P प्लस Q इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला इनका क्या था, दूसरा फॉर्मूला था इनका P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1। ये जो फॉर्मूला इन्होंने दिया था, ये जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी के लिए था, फॉर जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, फॉर जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी। एक पॉपुलेशन के अंदर 100 इंडिविजुअल हैं मान लो, उसमें कितने इंडिविजुअल हैं जो कैपिटल हैं, यानी होमोजाइगस डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। कितने ऐसे इंडिविजुअल हैं जो होमोजाइगस रिसेसिव है, स्मॉल ए हैं, यानी होमोजाइगस रिसेसिव है। और कितने ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कैपिटल ए स्मॉल ए हैं, यानी हेटेरोजाइगस है। कितने हैं, हेटेरोजाइगस है। तो जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इसने फॉर्मूला ये दिया। एलील की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कितने ऐसे इंडिविजुअल है जिनमें कैपिटल ए है और कितने ऐसे जिनमें स्मॉल ए है। जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला ये दिया। P का मतलब डोमिनेंट एलील कहते हैं, P ए डोमिनेंट एलील यानी कैपिटल ए कितना है। एक पॉपुलेशन के अंदर Q रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी को बताता है एक पॉपुलेशन में कितना है। अब देखो P स्क्वायर क्या है, P स्क्वायर जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी, और कौन सा जीनोटाइप, कैपिटल ए, होमोजाइगस डोमिनेंट। Q स्क्वायर स्मॉल ए, यानी एक पॉपुलेशन के अंदर कितने ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनके पास स्मॉल ए जीनोटाइप है। और 2PQ जो है ये कैपिटल ए स्मॉल ए इंडिविजुअल को बताता है। तो ये जीनोटाइप एक पॉपुलेशन के अंदर कितने मौजूद हैं उसको निकालने का ये इक्वेशन है। तो ये दो इक्वेशन है हार्डी वाइनबर्ग इक्वेशन। ये जो हार्डी वाइनबर्ग इक्वेशन है इक्विलिब्रियम में रहती है, कहता है इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट है, 1 के बराबर है, इक्वल टू 1, ये भी इक्वल टू 1। ये इक्वेशन तभी कांस्टेंट रहेंगी जब क्या ना हो, जब क्या ना हो, अगर उस पॉपुलेशन में क्या चीजें नहीं हो, उस पॉपुलेशन में नो म्यूटेशन, कोई म्यूटेशन ना हो, तो ये इक्वेशन कांस्टेंट रहेंगी। उस पॉपुलेशन में कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, उस पॉपुलेशन में कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब यह होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट एक छोटी सी पॉपुलेशन पे लागू होता है। मान लो चिड़ियों की छोटी सी पॉपुलेशन थी और किसी वजह से उनमें से 10 चिड़िया मर गई और जो चिड़िया बेटा मरी हैं वो सब स्मॉल ए वाली थी, तो उस पॉपुलेशन के अंदर एलील डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, तो ये इक्वेशन लागू नहीं होंगी। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, कोई जीन फ्लो ना हो, नो जीन फ्लो, उस पॉपुलेशन के अंदर कोई जीन फ्लो ना हो, तभी ये इक्वेशन लागू होंगी, ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे। जीन फ्लो का मतलब उस पॉपुलेशन में बाहर से कोई जीव ना आ जाए, आई माइग्रेशन ना हो, और उस पॉपुलेशन से कोई जीव बाहर ना चले जाए, ई माइग्रेशन ना हो, क्योंकि जीव जो आएंगे या जाएंगे अपने साथ अलग अलग तरह के जीन्स और एलील्स को लेकर के आएंगे, जिससे कि उस पॉपुलेशन के अंदर एलील और जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो इक्वेशन लागू नहीं होगी। ई माइग्रेशन और आई माइग्रेशन को जीन फ्लो कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीन फ्लो। तो ये इक्वेशन तभी लागू होंगी जब जीन फ्लो ना हो। चौथा, नो एसॉर्टिव मेटिंग, नो एसॉर्टिव मेटिंग, ये इक्वेशन तभी लागू होंगी जब
कोई असॉर्टिव मेटिंग ना हो, छांट करके एक पर्टिकुलर मेल किसी पर्टिकुलर फीमेल के साथ ही मेट कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है। समझ रहे हो? रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। कैसी मेटिंग होनी है? एक मेल सभी फीमेल के साथ मेट कर रहा है, एक कोई मेल एनिमल है वो सभी फीमेल, बहुत सारे फीमेल एनिमल सबके साथ मेट कर रहा है, रैंडम मेटिंग हो। यहां पर असॉर्टिव मेटिंग नहीं होनी चाहिए, रैंडम होनी चाहिए। असॉर्टिव मेटिंग नहीं होगी तभी इक्वेशन इक्विलिब्रियम में रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। और लास्ट है नेचुरल सिलेक्शन ना हो, प्रकृति अच्छे वालों को सेलेक्ट कर लेती है बेटा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए अच्छे वाले एलील सिलेक्ट हो जाएंगे। तो क्या ये इक्वेशन लागू होंगी? ना। जब प्रकृति अच्छे वाले एलील्स को सेलेक्ट करे इंडिविजुअल जिनके पास अच्छे एलील हैं, तो ये इक्वेशन लागू नहीं होगी। तो हार्डी वाइनबर्ग इक्वेशन लागू नहीं होंगी तब जब उस पॉपुलेशन में कोई म्यूटेशन ना हो, कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, कोई जीन फ्लो ना हो, कोई असॉर्टिव मेटिंग ना हो, कोई नेचुरल सिलेक्शन ना हो। ये बातें बेटा ध्यान रखना, ये हमने तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट बताई है, ध्यान रखना, आ सकता है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखते हैं आगे हैं। तो कहता कि इन ए पॉपुलेशन दैट इज इन हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम, ये पॉपुलेशन है जिसमें हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव होमोजाइगस जीनोटाइप इज, रिसेसिव होमोजाइगस जीनोटाइप कौन सा हो गया जरा देखो, रिसेसिव होमोजाइगस हो गया स्मॉल ए स्मॉल ए। कह जो स्मॉल ए वो कितना है? वो है 0.09, इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल विद डोमिनेंट होमोजाइगस जीनोटाइप, इसकी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। डोमिनेंट होमोजाइगस का मतलब क्या हो गया? डोमिनेंट होमोजाइगस हमने क्या लिखा? होमोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल ए वाले उस पॉपुलेशन में कितने होंगे या कितने परसेंटेज होंगे। इसको निकालने के लिए तुमने देखा यहां पर दे क्या रखा है? ये 0.09 स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए का मतलब ये हो गया, ये दे रखा है। तो तुम्हारा हो गया, तुमने ऐसे निकाल लो। तो क्यू स्क्वायर दे रखा है 0.09, क्यों निकाल लो तुम? अंडर रूट 0.09 इज इक्वल टू 0.3। जब Q आ गया 0.3, Q तुमने निकाल लिया, ये आ गया 0.3, तो P निकाल लो। तो P निकालने के लिए तुमने क्या किया? ये Q को उधर कर दो, 1 माइनस 0.3 हो गया, 1 माइनस 0.3 का मतलब 0.7, तो P आ गया, कितना आ गया? 0.7। इस वाले फॉर्मूले से निकाल लो। अब ये हमको निकालना क्या इस क्वेश्चन के अंदर? हमको ये चाहिए, P स्क्वायर चाहिए। तो P स्क्वायर कितना हो गया? P स्क्वायर का मतलब हो गया 0.7 का होल स्क्वायर, 0.49। ये तो एक इंडिविजुअल के अंदर फ्रीक्वेंसी है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज के लिए, तो हो गया 49%। कितना हो गया? 49%। तो उस पॉपुलेशन के अंदर 49% इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनके पास कैपिटल ए। मान लो इस सवाल में यह पूछा जाता कैपिटल ए स्मॉल ए कितने होंगे, तो निकाल लोगे। कैपिटल ए स्मॉल ए निकालने के लिए क्या करोगे? 2pq है, 2pq, 2 कितना है? p कितना है? 0.7 और q कितना है? 0.3। कितना आ गया? 7 त्रिक 21, 21 दूना 42, ये 0.42 आ गया एक इंडिविजुअल में। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 42%। तो 42% ऐसे इंडिविजुअल होंगे जिनके पास कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन देख लेना, इस तरह से कर लेना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने तुमको बताए हैं इसमें। लास्ट देखते क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। इन ए पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल, कह रहा 1000 इंडिविजुअल में 360 बिलोंग्स टू ए जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए। अब तुम करो बेटा, हमने पिछला बताया तुमने, कैपिटल ए 360 इंडिविजुअल बिलोंग्स टू जीनोटाइप कैपिटल ए वाले कितने? 360 है। कितने हैं? 360। 480 है कैपिटल ए स्मॉल ए वाले, 480 है कैपिटल ए स्मॉल ए वाले, और एंड द रिमेनिंग 160 स्मॉल ए वाले कितने हैं? 160 हैं। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा बेस्ड ऑन दिस डेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील कैपिटल ए इन द पॉपुलेशन इज, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी बताओ। तो एलील की फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या था? एलील की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था? P प्लस Q इज इक्वल टू 1। कैपिटल ए
P का मतलब कैपिटल ए की क्या डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी, Q का मतलब रिसेसिव एलील यानी स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी। पूछ के बेस्ड ऑन दिस डाटा द फ्रीक्वेंसी एलील, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी यानी P को पूछ रहा है कितना होगा, ये निकालना है। अब देखो कैपिटल ए जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1। कैपिटल ए P स्क्वायर होता है, कैपिटल ए P स्क्वायर है, ये है 360, Q स्क्वायर है 160, स्मॉल ए Q स्क्वायर है, ये 160 है, और कैपिटल स्मॉल ए ये 2PQ है, ये है तुम्हारे 480। क्वेश्चन अब पूछ रहा है कैपिटल ए की बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो अब क्या हो गया P स्क्वायर, कैपिटल ए मतलब P स्क्वायर हो गया तुम्हारा 360, P स्क्वायर हो गया 360, तो P निकाल लो। P निकालने के लिए अंडर रूट 360, ये आ गया तुम्हारा 600, ये तो परसेंटेज में, ये तुम्हारा 600 आ गया, 60 आ गया, सॉरी, ये आया तुम्हारा 60, ये परसेंटेज में आया। इसको 100 से डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, ये हो गया। एक इंडिविजुअल के अंदर जो फ्रीक्वेंसी आ गई 0.6, एक इंडिविजुअल के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 0.6, आंसर क्या हो गया 0.6। तो डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी आ गई तुम्हारी, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी आ गई 0.6। जब डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी 0.6 है तो रिसेसिव एलील की तुम निकाल सकते हो बहुत आराम से। कैसे निकाल लोगे, ये 0.6 हो गई, तो ये Q निकालो, Q कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। तो इस तरह से निकाल सकते हो, आगे भी तुम निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये कुछ क्वेश्चंस तुमने देखे बेटा, इकोलॉजी और इवोल्यूशन से रिलेटेड, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने तुमको बताए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना, आने वाले नीट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं और इनसे निश्चित रूप से तुमको फायदा मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई चीजों के साथ जो तुम्हारे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल बेटा, थैंक यू।